हाँ बच्चों, कैसे हो? अच्छे। चलो, तुम भी अच्छे हो, मैं तुम्हें। अब सुनो, हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस क्या थी वो हम पढ़ रहे थे। उसमें एलिजिबिलिटी, पहली एलिजिबिलिटी क्या थी? आपका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही ले सकता है जो आदमी क्या है, रजिस्टर्ड है। सेकंड कंडीशन क्या थी? गुड्स और सर्विसेज किन का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है? जो क्या है, टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस और बिजनेस पर्पस। मतलब अगर मैं अपने घर के लिए कोई सामान खरीद रहा हूँ तो उसका जो जीएसटी पे करके आऊँगा, क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? वाइल पेइंग आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होगा। उसके बाद में इसको इसने कैसे बोला? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में दो बातें बता दी। फिर क्या बोला? कंडीशंस। कंडीशंस में क्या क्या बोला? पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए आपके पास? बिल। ठीक है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हमने डिस्कस किया था। आप एक बार क्या मान लो कि आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको समझाए थे, सिवाय रिवाइज इनवॉइस के। आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब बिल, जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, उसका क्या होना चाहिए? बिल। उसके बाद में कब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? वो हमने पढ़ा था जब फ्रॉड औरों की वजह से किया था। ठीक है, इसका भी आगे यूज नहीं आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आगे की क्लास। ये तो कर लिया था ना हमने, इतना ही। तीसरा क्या था? रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर हमने पढ़ना है, यहाँ पर हमने क्या है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ऑप्शन में सबसे पहले मुझे बताओ कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पहली शर्त क्या है मेरे? मुझे क्या हो जाना चाहिए? रजिस्टर्ड। नंबर टू, गुड्स या सर्विसेज जो भी है वो किसके लिए यूज होनी चाहिए? टू बी यूज फॉर बिजनेस। उसके बाद में मेरे पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस। और उसके बाद में फ्रॉड औरों के केस में अगर मेरे को सामने वाले आउटपुट दिया है तो मुझे इनपुट नहीं मिलेगा। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अब सुनना ध्यान से, इनवॉइस के बिना आप क्रेडिट ले सकते हैं क्या? इनवॉइस के बिना आप क्या नहीं ले सकते हैं? क्रेडिट नहीं ले सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने पेमेंट कर दी और अभी तक इनवॉइस नहीं दिया। आप समझना मेरी बात को ध्यान से। मैंने एक सर्विस परचेज करनी। एक नॉर्मली क्या होता है, देखो समझो, यूजुअली क्या होता है, मान लो मैंने 1 लाख की सर्विस ली और 10% जीएसटी है। कभी भी जीएसटी की रेट 10% नहीं होती। मैं समझाने के लिए कितना लेता रहता हूँ? 10%। 1,10,000। और मैंने इस सर्विस को यूज़ करके आगे जो सर्विसेज रेंडर की वो कितने की थी? 5 लाख। और अपने कस्टमर से कितना ले लिया? 5,50,000। तो मैं जीएसटी कितना भरूँगा? 50 माइनस 10 कितना? 40। अब इस 10 को क्रेडिट लेने की कंडीशन क्या है? पहली बात, मेरा क्या होना जरूरी है? रजिस्टर। दूसरी बात, जो मैंने ये सर्विस ली है वो किसके लिए लेनी है? बिजनेस के लिए। तीसरी बात, इनवॉइस होना चाहिए। तो इस चीज़ का मेरे पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस। अब आपको वैसे तो मैंने इनवॉइस वाला चैप्टर नहीं करवाया है, फिर भी मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में आपको इनवॉइस बता दिया था। सप्लायर ऑफ गुड्स कब इनवॉइस इशू करता है? सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर ऑफ गुड्स कब इनवॉइस इशू करता है? ये तो करा हुआ है ना टाइम ऑफ सप्लाई में। कब? सेक्शन 31 था वो, एट और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल। इनवॉइस कब इशू करना होता है? रिमूवल से पहले पहले। टाइम ऑफ सप्लाई वो जो तुम बता रही हो ना, वो क्या बता रही हो? टाइम ऑफ सप्लाई। किसी भी गुड्स के सप्लायर को, ना भी याद है ना तो अब याद रख लो, आगे भी आएगा पूरा पूरा इनवॉइस का चैप्टर। किसी भी गुड्स के सप्लायर को इनवॉइस कब इशू करना होता है? रिमूवल से पहले। इफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ, सॉरी, सप्लाईज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, याद है? और मूवमेंट नहीं है तो फिर क्या है? डिलीवरी वाले टाइम। याद है ना ये बात? तो मुझे इनवॉइस कब इशू करना है? एट और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल। पक्का? अब मेरी बात को सुनना, मैंने किसी से कुछ खरीदने के लिए उसने मुझसे क्या ले लिया? एडवांस। मैंने किसी से कुछ खरीदा और उसने मुझसे क्या ले लिया?
एडवांस लगा, ठीक है। तो मैं उसने मुझसे जब एडवांस लिया तो वो 5 लाख का एडवांस प्लस 50,000 का मैंने उसको क्या दिया, जीएसटी। क्या उसने मुझे अभी इनवॉइस दे दिया? जब मैंने उसको एडवांस दिया तो क्या आपका ये आंसर सही है कि मैंने उसको 550 ही दिया? देखो, अगर पुराना याद नहीं है तो आगे आने की जरूरत ही नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का मैंने आपको क्या बताया था, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 में, कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई आता ही क्या है, इनवॉइस के टाइम। गुड्स के केस में मैंने पहले क्या पढ़ाया था आपको सेक्शन 12 में, कि इनवॉइस और पेमेंट का अर्लियर। फिर मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि क्या है, कि अभी पेमेंट डेट को हटा दिया गया तो इनवॉइस के हिसाब से ही वो क्या लेगा, जीएसटी। याद है क्या? दिखाऊं मैं? 66/2017 में बोला, उसमें नहीं दिखेगा ना तुम्हारा ये। टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, ये मैंने समरी में से पढ़ा देता हूँ। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन बाद में क्या लिखा हुआ था 66/2017 में, नो जीएसटी ऑन एडवांस। तो पहले तो ये था कि पेमेंट आ गई तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, किसको, सप्लायर ऑफ गुड्स को। तुमने मुझे पेमेंट दे दी, अभी तक मैंने तुम्हें इनवॉइस नहीं दिया, तो पेमेंट बेसिस पर ही देना होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस नहीं भी दिया है, पेमेंट आ गई तो भी देना पड़ता था। लेकिन 66/2017 ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, एडवांस को, मतलब पेमेंट के बेसिस पर छोड़ दिया। तो फाइनली तो लॉ यही रहेगा, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन ने क्या कर दिया, सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पे। और इनवॉइस कब देना होता है, एज पर सेक्शन 31 कब देना होता है? सेक्शन 31 में क्या लिखा था, इनवॉइस का रिमूवल से पहले। तो अब प्रॉब्लम को समझना ध्यान से प्लीज। मैं एक सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ, प्लीज आराम से समझना प्लीज, ठीक है। मैं एक सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ और मैं एडवांस ले रहा हूँ किसी से, तो क्या मैं उससे जीएसटी लूंगा क्या? अगर मैं अभी एडवांस ले रहा हूँ तो मेरा अभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया है, क्योंकि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अब पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर नहीं है, सिर्फ क्या है, इनवॉइस है। और इनवॉइस कब देना होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मान लो कि रिमूवल इन्वॉल्व है ही नहीं, तो मुझे कब देना है इनवॉइस, डिलीवरी वाले टाइम। हाँ, उससे पहले भी दे सकते हो आप। और कब देना होता है, अगर रिमूवल इन्वॉल्व है तो फिर कब, सॉरी डिलीव मतलब मुझे पहुंचाना है तो मुझे रिमूवल वाले टाइम। याद है ये बात? तो अब आपने मुझे एडवांस दिया, मैं तो गुड्स का सप्लायर हूँ, सॉरी मैंने किसी गुड्स के सप्लायर को एडवांस दिया, तो मुझे अभी जीएसटी देना है क्या उसको? नहीं, क्योंकि उसका टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं है। कब आएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई? जब इनवॉइस इशू होगा, तो उस समय मुझे उसको जीएसटी देना चाहिए। तो एक बार गुड्स को छोड़ दें, चलो, लेकिन सर्विस की बात करो। सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सर्विस में तो यही है ना, सर्विस में तो कोई पेमेंट डेट को हटाया ही नहीं है नोटिफिकेशन में। अब आराम से समझना, मुझे मनीष सर मुझसे क्या मांग रहे हैं, एडवांस। मनीष सर मुझसे क्या मांग रहे हैं, एडवांस। तो सप्लायर कौन हो गए? मेरे और मनीष सर के केस में सप्लायर कौन है? मनीष सर, ठीक है। वो मेरे एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है, तो वो मेरे से क्या लेते हैं, जीएसटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किस में है, नेगेटिव लिस्ट में। लेकिन मनीष सर मेरे एम्प्लॉय तो है नहीं, तो वो मुझसे क्या लेते हैं, जीएसटी। वो कहते हैं कि मुझे एडवांस दे दो। एडवांस के साथ साथ वो मुझसे क्या और मांगते हैं, जीएसटी। मान लो 1 लाख का मैंने एडवांस दिया और 10,000 का उन्होंने जीएसटी क्यों मांगा? क्योंकि उन्होंने बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, पेमेंट। और मनीष सर के लिए तो पेमेंट आ गई ना आज, चाहे उन्होंने अभी तक क्या नहीं दिया, सर्विस दी है क्या मुझे अभी तक? नहीं। तो सर्विस नहीं दी, इसलिए उन्होंने मुझे अभी तक क्या नहीं दिया, इनवॉइस भी नहीं दिया। समझ रहे हो क्या? एक सर्विस सप्लायर, मैं एक बात को सुनना मेरी बात, एक सर्विस सप्लायर के क्या होता है, सर्विस सप्लायर को जीएसटी कब भरना होता है, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइस की डेट क्या होती है सर्विस सप्लायर के लिए, 30 days फ्रॉम कंप्लीशन। और वास्तव में इनवॉइस नहीं होती, क्या होता है,
अगर कंप्लीशन के 30 डेज में इनवॉइस दे दिया तब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है। अगर कंप्लीशन के 30 डेज में इनवॉइस नहीं दिया तो फिर क्या होता है, कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अब आपको पुराना ही नहीं याद है, बताओ बोलो। पहले 1 मिनट मुझे पुराना टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस याद दिला, 1 मिनट। तो अब उसकी जरूरत पड़ेगी बहुत डिटेल में। यहाँ क्या हुआ, कंप्लीशन, और इसके 30 डेज में क्या हो गया, इनवॉइस इशू हो गया, ठीक है। तब तो क्या लेते हैं, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और 30 डेज में नहीं हुआ तब क्या लेते हैं, इनवॉइस नहीं, फिर कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर पेमेंट भी आ गई तो भी मैं सर्विस सप्लायर हूँ और मेरे पास पेमेंट आ गई तो मुझे जीएसटी भरना है, और मुझे भरना है तो किससे लेकर भरना है, कस्टमर से। तो अब एक बार मेरा और मनीष सर का केस लेना। एक बार अपने आप को क्या मानोगे, मनीष सर। एक बार अपने आप को क्या मानोगे, मनीष सर। मनीष सर क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विस। और समर्थ क्या है, समर्थ क्या है, रिसीवर ऑफ सर्विस। मनीष सर के केस में बात कर रहा हूँ, जो मनीष सर दे रहे हैं वो उसके लिए। मैं आपको क्या, आपके लिए मैं क्या हूँ, सप्लायर ऑफ सर्विस, लेकिन मनीष सर के लिए तो क्या हूँ, रिसीवर ऑफ सर्विस। अब मनीष सर मुझे कहते हैं 1 लाख रुपए का एडवांस दे दो, और एडवांस के साथ ही वो मुझसे क्या मांगेंगे, जीएसटी। क्यों मांगेंगे, क्योंकि वो कहेंगे सर मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, मेरे लिए क्या आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों आ गया, क्योंकि पेमेंट और इनवॉइस, इनवॉइस भी कब लेना होता है, जब 30 दिनों में हो जाए। तो एक बार आप क्या मान के चलना, इनवॉइस वो 30 दिनों में दे देंगे। तो पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो वो कह रहे हैं मुझे सर पेमेंट मिल रही है, और पेमेंट मिल रही है तो मुझे क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी। तो आप मुझे क्या दो, जीएसटी भी दो। तो मैंने उनको कितने का जीएसटी दे दिया, 10,000 का, और उन्होंने आगे 10,000 किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। उन्होंने 10,000 किसको दे दिए, गवर्नमेंट। ये बात समझ गए। मैं मनीष सर को कितने रुपए दे चुका हूँ, 1,10,000, जिसमें से इस 10,000 का मुझे क्या लेना है, क्रेडिट लेना है। और मनीष सर ने अभी तक मुझे कोई क्या नहीं दिया, सर्विस दी नहीं है। अब आगे मैंने बच्चों से कितने की फीस कलेक्ट करी, 5 लाख। मैंने आगे बच्चों से कितने की फीस कलेक्ट करी, कोई डाउट है तुम्हें, मैंने आगे बच्चों से कितने की फीस कलेक्ट करी, बोलो ना, 5। और मैंने उनसे जीएसटी कितने का ले लिया, 50। अब आराम से सोचकर बताना, इस 50 में से इस 10 का क्रेडिट ले सकता हूँ क्या मैं अभी? इस 10 का क्रेडिट लेने की शर्त क्या है, मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हाँ ठीक है मैं रजिस्टर्ड हूँ। दूसरी शर्त क्या है, बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए, हाँ ठीक है। तीसरी शर्त क्या है, इनवॉइस। अभी मनीष सर ने हो सकता है मुझे इनवॉइस ही नहीं दिया, क्योंकि इनवॉइस कब देना है, कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर, और उन्होंने अभी कंप्लीशन किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया, अभी उन्होंने कंप्लीशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रुपए तो उन्होंने एडवांस लिए थे। एडवांस लिए थे तो उनका इनवॉइस देना मेरे लिए जरूरी था नहीं, तो उन्होंने मुझे इनवॉइस नहीं दिया। भले ही मैंने मनीष सर को जीएसटी समेत पेमेंट की, तो भी मैं इसका तब तक क्रेडिट नहीं ले सकता जब तक मनीष सर का मुझे क्या नहीं आ जाता, इनवॉइस नहीं आ जाता। तो इनवॉइस आने का इम्प्लीकेशन समझ रहे हो ना, कि हमने आगे पे भी कर दिया है तो भी क्या है, इनवॉइस नहीं आया, और इनवॉइस नहीं आया तो आप जीएसटी नहीं ले सकते। और इन्होंने इनवॉइस की कंडीशन क्यों डाली, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं मनीष सर से इनवॉइस मंगवा लूँ तो क्या वो दे सकते हैं, दे तो सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि रूल क्या है, कंप्लीशन से 30 दिनों के अंदर देना है, या कंप्लीशन के बाद, वो तो लास्ट डेट है ना कंप्लीशन से 30 दिन। तो मैं अगर इनवॉइस अरेंज करवा लूँ तो क्या है, हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो, मैंने एक हॉल बुक करना है पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टी होनी है वो यहाँ पर, इस दिन होनी है वो पार्टी, ठीक है। अब मैंने उसको यहीं बुक कर लिया, उस हॉल को, मनीष सर को हटा के, और सिंपल एग्जांपल है कि मैंने वो हॉल यहीं बुक कर लिया। अब उन्होंने मुझे बोला कि 5 लाख रुपए आप क्या दे दो एडवांस, बाकी आप बाद में दे देना, लेकिन कुछ रुपए एडवांस दे दो। तो 5,50,000 में उनको दे करके आ गया। और वो मुझसे 50 का जीएसटी क्यों लेते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, और उनका क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है, सप्लायर ऑफ सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, पेमेंट और कंप्लीशन से 30 दिन, मतलब इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट उनको यहीं मिल गई, तो उन्होंने मुझसे जीएसटी ले लिया। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं उनको क्या कर रहा है, पेमेंट जीएसटी की भी मैं तो कर रहा है ना, जीएसटी की पेमेंट, ये 50,000 रुपये का भी उन्होंने मुझसे ले लिया। अब इस दौरान जो फीस आ रही है ना मेरे पास, उसमें से मैं इसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। मान लो फीस आई और उस पर आउटपुट जीएसटी बनता है 7 लाख, उसमें से मैं 50,000 तब तक क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा जब तक ये वाला मुझे इनवॉइस नहीं देगा। और ये इनवॉइस मुझे कब देगा, कंप्लीशन से 30 दिनों के अंदर। तो ये कहता है कि मैं अभी इनवॉइस नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा,
क्योंकि मैं इनवॉइस तभी देता हूँ जब सर्विस कंप्लीट कर दूँ उसके 30 दिन। तो मेरे पास ये क्रेडिट तब तक नहीं मिल पाएगा भले ही मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। समझ रहे हो? तो इनवॉइस की कंडीशन की वजह से कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है कि हम जीएसटी इनपुट पे भी कर देते हैं तो भी हमें क्या नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता। क्योंकि कंडीशन क्या डाली हुई है, आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस। श्योर, आपके पास क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस पक्का। और इनवॉइस सर्विस के केस में दिक्कत आती है। मैंने गुड्स का एग्जांपल क्यों हटवा दिया, क्योंकि गुड्स में अगर मैं एडवांस देता हूँ ना, आज की डेट में गुड्स में कोई भी सप्लायर मुझसे एडवांस लेता है तो जीएसटी लेता ही नहीं है, क्योंकि गुड्स वाला उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई किस पर लिंक कर दिया, सिर्फ इनवॉइस पर। गुड्स में नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 की वजह से क्या होगा कि ये लेगा ही नहीं मुझसे यहाँ पर। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं है। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, इनवॉइस पर। इनवॉइस कब है, रिमूवल वाले पे। तो गुड्स में तो रिमूव करता है तभी मैं उसको क्या करता हूँ, जीएसटी देता हूँ, क्योंकि उससे पहले उसको मुझसे जीएसटी लेना भी नहीं होता। और इनवॉइस में तो गुड्स में तो क्या है, रिमूवल का टाइम ही क्या है, इनवॉइस का टाइम है। और इनवॉइस का टाइम ही क्या है, जीएसटी भरने का टाइम। तो मैं जीएसटी भी तभी देता हूँ और मुझे क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि हाथों हाथ इनवॉइस आ जाता है। लेकिन सर्विस में जब आप एडवांस देते हो तो सामने वाला आपको इनवॉइस नहीं देता है, वो सिर्फ क्या दे देता है, एक रसीद दे देता है, जिसको हम आगे बोलेंगे रिसीट वाउचर। लेकिन वो क्या नहीं होता, इनवॉइस नहीं होता। भाई मैंने उसको एडवांस दिया है तो कुछ ना कुछ सबूत तो देगा ना वो मेरे को, लेकिन वो क्या नहीं होता, इनवॉइस नहीं होता। और इनवॉइस नहीं होता तो फिर मुझे उसका क्या नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि इनवॉइस पहली कंडीशन है। तो आप जीएसटी भर भी आते हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए एलिजिबल कब होते हैं, जब आपके पास क्या आ जाए, इनवॉइस आ जाए। श्योर? अरे नहीं समझिए क्या बात को, इतना डिटेल में नहीं आएगा, तुम्हें सीधा सीधा बताएगा सप्लायर से इनवॉइस नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया तो आपको क्या नहीं, क्रेडिट नहीं। पक्का? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनवॉइस के साथ साथ आपके पास क्या आ जानी चाहिए, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। साथ में क्या आ जानी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज, जिसका भी आप क्रेडिट ले रहे हो वो भी मिल जानी चाहिए, वो भी आपको क्या है, मिल जाना चाहिए। अगर आपके पास इनवॉइस है लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ, गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं हुए, तो भी आप क्रेडिट नहीं लोगे, तो भी आप क्या नहीं लोगे, क्रेडिट नहीं लोगे। एग्जाम्पल, अप्रैल को क्या हुआ, गुड्स रिमूव हुए, सामने वाले ने मुझे ऑनलाइन क्या दे दिया, इनवॉइस भेज दिया। उसने मुझे क्या भेज दिया, इनवॉइस। गुड्स मेरे पास कब पहुंचे, 15/5 को। गुड्स मेरे पास कब पहुंचे, 15/5 को। क्या मैं अप्रैल मंथ में इसका क्रेडिट ले सकता हूँ, अप्रैल में? क्यों नहीं ले सकता, मैं रजिस्टर्ड हूँ, कोई बात नहीं, एक कंडीशन पूरी होगी। मैं बिजनेस में यूज़ करूँगा, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, इनवॉइस भी आ गया, लेकिन अभी तक मेरे पास क्या नहीं है, गुड्स नहीं है। तो आपको गुड्स और सर्विसेज भी आ जानी चाहिए। आपके पास क्या आ जानी चाहिए, क्या चीज़, गुड्स और सर्विसेज भी आ जानी चाहिए। अभी बाद में बात करते हैं, पक्का बात करें। एक सेक्शन बता देता हूँ मैं, उसमें तुम्हारा डाउट सॉल्व होगा, 17.5, ठीक है, 17.5 में तुम्हारा डाउट सॉल्व, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज भी आ जाने चाहिए। तो क्या जरूरी है, सर्विसेज मिल जानी भी जरूरी है। तो अब बताओ, जो मैं एडवांस वाली बात कह रहा था, मैंने इधर होल बुक किया और यहाँ पर पेमेंट करी जीएसटी की, तो एडवांस भी कर दिया। आप कह रहे हो कि इनवॉइस की कंडीशन है, इनवॉइस को छोड़ो, अभी तक मेरे को सर्विसेज भी तो नहीं मिली, अभी तक मेरे को क्या नहीं मिली, सर्विसेज भी, तो वो यहाँ भी रह जाता। मैंने एडवांस पेमेंट किया, जीएसटी भर के किया। सर्विस वाले केस में तो सामने वाला जीएसटी ले ही लेता है एडवांस के साथ ही, लेकिन मैं फिर भी क्रेडिट नहीं ले सकता। मान लो कि उससे मैं इनवॉइस ले भी आया, मान लो कि मैं उससे क्या ले आया, इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस की तो लास्ट डेट क्या है, कंप्लीशन से 30 डेज, उससे पहले दे सकते हैं। मान लो इनवॉइस ले भी आया, लेकिन अभी तक सर्विस नहीं आई, तो भी मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और आपको सारी कंडीशन ऐसे याद करनी है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं। आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप क्या नहीं ले सकते, क्रेडिट नहीं ले सकते। सेकंड केस, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे तो नहीं लोगे। तो सारी कंडीशन एक एक करके क्या करना, चेक करना, तभी आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। पक्का? बताओ।
द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। उसको मस्ट हैव का मतलब पक्का पक्का मिल जाना चाहिए। अब एक मॉडल होता है बिल टू शिप टू मॉडल। क्या मॉडल होता है? बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है? बिल मुझे बना दो और शिपिंग किसको दे दो? बिल किसको बना दो? मेरे को, और शिपिंग किसको दे दो? समझो। तुम्हारा बीकानेर में किसका काम है? पापड़। चलो, तुम्हारा बीकानेर में किस चीज़ का काम है? पापड़ है ना, तो पापड़ जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। पापड़ पे जीएसटी नहीं होता। तुम्हारा क्लॉथ का काम है, ठीक है। तुम्हारा किस चीज़ का काम है? कपड़े का। तुम्हारा बीकानेर में किस चीज़ का काम है? क्लॉथ का या भुजिया का। पापड़ क्यों नहीं ले रहे? पापड़ पर जीएसटी लगता नहीं, ठीक है। ये कौशल और जो काम करते हैं तो जीएसटी नहीं करते, ठीक है। अब सुनो, या कोमल और, अब सुनो, कपड़े का काम है मान लो तुम्हारा, या भुजिया का काम है। अब भुजिया कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। मेरा दोस्त कहाँ रहता है? दिल्ली में। उसको वहाँ पर भुजिया का काम बिजनेस करना है, मुझे करना है, और इधर भुजिया का काम किसका है? तुम्हारा है। तो वो मुझे बोलता है कि क्या करो, वो मुझे क्या बोलता है कि भुजिया क्या करवा दो, अरेंज करवा दो। कहाँ से? बीकानेर से। वो डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसको उधार बेच दोगे? नहीं, तुम उसको जानते नहीं। तो मुझे इसमें एक बिजनेस दिखा। मुझे क्या बिजनेस दिखा? मैं तुमसे खरीद लेता हूँ। कितने रुपए में? 1 लाख में। और उसको आगे कितने में बेच दूंगा? 1.20 में। कितना बोला तुमने? 1 क्या? 1 लाख में मैं उससे कितने में खरीद लूंगा? 1 लाख में। और उसको कितने में बेच दूंगा? 1.20 में। तुम मुझे उधार दे दोगे या नहीं? आया ना? तुम तो मुझे तो दे ही दोगे, ठीक है। तुम मुझे तो दे ही दोगे। देखो इन दोनों के बीच में डीलिंग क्यों नहीं हो रही? ये इसको एडवांस नहीं देता। क्यों नहीं देता? तुम पे डाउट है उसको। और तुम उसको भुजिया उधार क्यों नहीं बेचते? क्योंकि डाउट। तो मुझे इसमें बिजनेस दिखा कि मेरे को क्या चाहिए, मैं खरीद लेता हूँ और आगे पहुँचवा दूँ, ठीक है। और मुझे 20,000 बच जाएंगे। और तुम मुझे उधार भी दे दोगे या उससे एडवांस लेना होगा तो वो भी दे दोगे, ठीक है। तो मैंने तुमसे खरीदा 1 लाख में, और आगे मुझे भेजना ही कितने में? 1.20 में। तो मेरे को क्या है, मैंने खरीदा कितने में? 1 लाख में। और जीएसटी लगाकर तुम मुझे बिल भेज दोगे 10,000, 1.10 का। और मेरे आगे आउटपुट क्या है? 1.20 12 कितना हो गया? 1.32। अब मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी भरूं? ये तो प्रशांत टू फ्रेंड को बिल है, और ये क्या है? स्टूडेंट टू प्रशांत। 12 माइनस क्रेडिट ले लूं कितने का? 10 का। अब मैंने तुम्हें बोला भुजिया मुझे भेजो ही मत, भुजिया डायरेक्ट कहाँ भेज दो? बिल मुझे भेज दो, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तुम्हें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। भुजिया डायरेक्ट कहाँ भेज दो? दिल्ली। अब बताओ मेरे पास भुजिया आया या नहीं आया? नहीं आया। मेरे पास भुजिया आया ही नहीं। अब सुनना ध्यान से, मैं क्रेडिट लेने जा रहा हूँ, मैं शर्तें चेक कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ क्या? नंबर 2, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आगे मैं बिजनेस में बेच रहा हूँ। नंबर 3, इनवॉइस आ गया मेरे पास। नंबर 4, गुड्स भी आ गए। गुड्स आ ही तो गए, नहीं आए तो ऐसे तो क्रेडिट ही मना हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू का मॉडल का मतलब क्या है? जब सामने वाला क्या कहता है, बिल मुझे कर दो और शिपिंग कहाँ दे दो? किसी तीसरे पार्टी को। बिल मुझे ही दे दो, बिल तो मुझे दे दो और शिपिंग थर्ड पार्टी को दे दो। तो अभी क्या माना जाएगा कि मुझे जब बिल टू शिप टू मॉडल है तो मुझे गुड्स मिल गए। ये एज्यूम किया जाएगा, ये डीम किया जाएगा कि ये गुड्स मुझे मिल गए। पढ़ते हैं बिल टू शिप टू। अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी। गुड्स किसको डिलीवर होते हैं? थर्ड पार्टी सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन बी हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द वेंडर ए। आप मुझे बताओ सी कौन है हमारे एग्जांपल में? दिल्ली वाली पार्टी या सी कौन हो गया? दिल्ली वाला, ठीक है। बी कौन हो गया? ये कौन हो गया? बी प्रशांत। कस्टमर के आगे कौन क्या लिखा हुआ है? बी। और ये कौन हो गया? ए कौन हो गया? भुजिया तुम्हारे वाले, ठीक है। तो अंडर दिस मॉडल गुड्स आर डिलीवर्ड टू थर्ड पार्टी दिल्ली वाले को ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रशांत हु परचेज द गुड्स फ्रॉम बीकानेर वेंडर। इन अदर वर्ड्स
ए मतलब बीकानेर वाला, बिल्स टू बी बट शिप्स टू सी, बिल किसको देता है? मुझे, बट माल किसको भेजता है? सी को, ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। इन इफेक्ट टू सप्लाईज टेक प्लेस इन दिस सिनेरियो, ए टू बी, बी टू सी। Thus under this model the customer who purchases such goods does not receive the goods। कस्टमर कौन सा था? मैंने इसको खरीदा लेकिन कभी भी गुड्स मुझे मिला ही नहीं। तो क्या मैं क्रेडिट के लिए इन डिसएंटाइटल हो जाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं होऊंगा? फॉर सच केसेस बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन सेक्शन बाद में बताऊंगा, इट इज डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। मान लिया जाएगा कि मुझे क्या मिल गए? गुड्स मिल गए। क्या मान लिया जाएगा? कि प्रशांत को गुड्स मिल गए। ये नहीं है कि क्रेडिट ले लो, ये कह रहा है ये मान लिया जाएगा कि गुड्स मिल गए। गुड्स मिल गए तो ये शर्त पूरी होगी, बाकी चेक कर लेना। ये ऐसे नहीं कह रहा कि क्रेडिट ही मिल जाएगा, क्या कह रहा है? ये मान लिया जाएगा गुड्स मिल गए, गुड्स मिल गए तो ये वाली शर्त पूरी होगी, बाकी तुम चेक कर लो, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस वगैरह वगैरह। ठीक है। इन अदर वर्ड्स गुड्स डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अनदर पर्सन मतलब दिल्ली वाला, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब प्रशांत। बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स और अदरवाइज ईदर बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट आर डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। मान लिया जाएगा कि मुझे ही मिले हैं और वहाँ पर कैसे भेजा जाता है, वो वहाँ पर दिल्ली में माल कैसे छुड़ाएगा? तुम कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दोगे उसको, वो वहाँ पर रेलवे को दिखाएगा और वो आगे क्या लगेगा। जैसे तुमने यहाँ, तुम भुजिया वाले हो, तुमने यहाँ रेलवे को लगाए तो रेलवे वाला क्या देगा? कोई रसीद देगा, तो तुम्हें वहाँ पहुँचवा दोगे और वो वहाँ पर वो दिखा कर क्या कर लेगा? कुछ। पक्का बोलो ना। सो ITC विल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हुज ऑर्डर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पर्सन। ITC विल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन, टू द रजिस्टर्ड पर्सन मतलब प्रशांत को, ऑन हुज ऑर्डर, क्योंकि मेरे ऑर्डर पर कुछ किसको गए थे? दिल्ली वाले। और सेम ये इस बार अमेंडमेंट डाल के सेम की सेम बात लिखी हुई है, इसमें भी अप्लाई होगा, सर्विस में भी अप्लाई होगा। ये कि ये बात किस में अप्लाई होगी? सर्विस में। मनीष सर पहले मुझे पढ़ाते हैं, फिर तुम्हें पढ़ा, मैं उनसे पढ़ के तुम्हें पढ़ाता हूँ। मनीष सर से मैं सर्विस लेता हूँ, यस, लेकिन जाती डिलीवर तो सीधी किसको होती है? तुम्हें ही होती है। तो मुझे तो कोई सर्विस मिली नहीं ना। अरे बोलो, मुझे तो कोई सर्विस मिली नहीं, लेकिन क्या माना जाएगा? बिल टू शिप मॉडल की वजह से क्या माना जाएगा? पहले भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन लोग मतलब अगर लैंग्वेज से जाते तो क्या हो रहा था? ग्रेड नहीं मिलना चाहिए। अब समझ लो कि मनीष सर ने मुझे थोड़ी पढ़ाया। मनीष सर ने डायरेक्ट सर्विस किसको दी है? थर्ड पार्टी को। किसके डायरेक्शन पर? मेरे डायरेक्शन पर। तो ये मान लिया जाएगा कि सर्विस किसको मिली है? मुझे ही मिली है। ये मान लिया जाएगा सर्विस मुझे ही मिली है। देखो मैं तुम्हें सिंपल बात बताऊँ, मेरे पास कोई आता है ना कि कोई अकाउंटेंट चाहिए, कोई जानकार, वो कहता है हम 50,000 30,000 रुपये क्या दे देंगे, महीना दे देंगे, और आप हमें क्या बता दो? अकाउंटेंट बता दो। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें उसको नहीं देना, तुम्हें ये 30,000 किसको देना है? मुझे देना है। मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा आदमी आएगा और तुम्हें दे देगा। और मेरे को क्या फ़ायदा होता है? मैं आगे कितना देता हूँ? कम। मैं आगे कितना देता हूँ? 20। मेरे से 28 भी ले ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 29 भी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे को बिना काम के बच रहे हैं ना, मेरे को मेहनत करके बचाने पड़े तब क्या हो? तब तो मैं 30 के 30 ये काम मुझे करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली बीकानेर में जो लड़कियाँ बन गई है ना CA, इनको ऐसे सेट करवा देते हैं। कैसे करवा देते हैं? जैसे मान लो कि ये तुम्हारी टाटा मोटर्स है, इसमें मेरी जानकारी, उसमें क्या क्या चाहिए? किसी को कोई अकाउंटेंट चाहिए, और इधर तुम जैसे कोई बेले बैठे हैं, ठीक है, तो इस ये तुम जैसे, ठीक है, तो इधर से क्या कर दिया इनको। अब मैं बीच में एक तरह से गारंटर टाइप का हो गया कि ये मेरे को जानते हैं बस, ठीक है, तो इनको बिल मैं भेज देता हूँ, ठीक है, और ये सर्विस डायरेक्ट यहाँ देती है, तो माना यह जाएगा इसने मुझे सर्विस दी है, ये डीम किया जाएगा कि इसने मुझे सर्विस दी है और मैंने आगे, मुझे तो सर्विस मिली नहीं, डायरेक्ट कहाँ मिली सर्विस? अरे बोलो। अब बच्चों के केस में क्या होता है? यही तो होता है भाई, तुम मेरे ट्रस्ट पर क्या पढ़ लेते हो? दूसरे सब्जेक्ट। तो दूसरे सब्जेक्ट वाला कोई मुझे थोड़ी पढ़ाता है, वो तो डायरेक्ट कहाँ पढ़ाता है? तुम्हें ही पढ़ाता है ना। लेकिन माना जाएगा कि सर्विस किसको मिली है? पक्का। इसको क्या बोलते हैं? बिल टू शिप टू मॉडल इन केस ऑफ सर्विस। पक्का। ऊपर लेना एग्जाम्पल दो, ठीक है। ये वाला पढ़ लो। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद DEF लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड इन रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन बेंगलुरु कर्नाटका। किसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? ABC प्राइवेट लिमिटेड ने। किससे बात की? DEF से। क्या बात की? कि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को कंप्यूटर की रिपेयर और मेंटेनेंस चाहिए, जो इंस्टॉल कहाँ पर होंगे? मेरी ब्रांच में। एक दिल्ली वाली पार्टी दूसरी दिल्ली वाली पार्टी को क्या कह रही है कि मेरे जो कंप्यूटर कहाँ पड़े हुए हैं? बेंगलुरु में।
वहाँ पर क्या चाहिए, उसकी रिपेयर। तो डीएफ ने क्या किया, डीएफ मतलब जो रिपेयर करने वाले वाला, मतलब जो रिपेयर करके देगा, उसने इनवॉइस इशू कर दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। दो द एक्चुअल सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय ब्रांच ऑफिस नॉट येट बाय द हेड ऑफिस, फिर भी उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। क्यों, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल की वजह। एक्चुअल सर्विस किसको मिली, उसको मिली, लेकिन क्रेडिट कौन लेगा, ये लेगा। लेकिन ये इतना अच्छा एग्जाम्पल इसका नहीं, क्योंकि ये तो हमारी ब्रांच को ही दिला है। हम सीधा थर्ड पर्सन की भी बात करें तो भी ऐसा ही होता है, तो भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। मैं इसको थोड़ा ठीक एग्जाम्पल बनाऊँ उसकी जगह। ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे रिपेयर की सर्विस लेनी है, ये कौन था, रिसीवर, और ये कौन था, सप्लायर। अब बी ने इस काम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, किसको, सी को, और सी एक्चुअली यहाँ रिपेयर करके आ गया, ठीक है। सी एक्चुअली यहाँ क्या करके आ गया, रिपेयर। तो ये तो इसको बिल देगा ही देगा। ए के लिए तो कौन सप्लायर ऑफ सर्विस है, बी, लेकिन बी ने किससे काम करवाया है, सी से। अब सी ने जो बिल इनवॉइस या इनवॉइस रेज करना है, वो किस पर रेज करना है, सी तो किस पर रेज करेगा, इनवॉइस बी पर करेगा ना। सी तो क्या बोलेगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे कहने से मैं गया था। सी बी पर इनवॉइस रेज करेगा और बी किस पर करेगा, ए पर। तो जब बी को सी से जो बिल आएगा उसका वो क्या लेगा, क्रेडिट। मान लो यहाँ इसने 15,000 प्लस 1500 लिया, तो 1500 का आउटपुट हो गया। अब इसने इसको इनपुट दे दिया 10,000 प्लस 1000 का, तो इसको क्रेडिट रहने के लिए इसको सर्विस मिलनी भी तो चाहिए, मिली हुई मानी जाएगी, चाहे इसने सर्विस डायरेक्ट कहाँ दी है, आगे दी है, चाहे इसने सर्विस ऐसे दी है, लेकिन माना जाएगा कि इसने सर्विस किसको दी। पक्का बोलो। टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। टैक्स किसको मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट। मैं क्रेडिट ले रहा हूँ तो वो टैक्स किसके तक पहुँच रहा होना चाहिए, गवर्नमेंट तक। मैं कैसे क्रेडिट ले रहा हूँ बताओ, मैंने 1 लाख का माल खरीदा और 10,000 का क्या लग के आया, जीएसटी, इनवॉइस भी आ गया, रिमूवल सब गुड्स सब आ गया, ठीक है। अब सामने वाला ये 10,000 किसको देना चाहिए, गवर्नमेंट। तभी मैंने इसको आगे 1,50 में बेचा है और 15,000 का क्या दिया, आउटपुट जीएसटी लिया। 15 में से कितना माइनस करने को मिलेगा, 10। कंडीशन नंबर 1 क्या है, मेरा रजिस्ट्रेशन होना। कंडीशन नंबर 2 क्या है, बिजनेस के लिए यूज होना। कंडीशन नंबर 3 मेरे पास बिल आ गया, गुड्स आ गया, सब आ गया, लेकिन इसने नालायक ने धोखा कर लिया, मुझसे ले लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को नहीं दिया। इसने मुझसे ले लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता, हम तुम्हें 10,000 क्रेडिट कभी तभी माइनस करने को देंगे जब इसने हमें चुका दिया। पक्का, इसने हमें क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अगर ये चोर हो गया तो नुकसान किसका हो जाएगा, ये चोर हो गया, ये वाली पार्टी चोर होगी, इसने आगे पे नहीं किया तो नुकसान किसका हो जाएगा, मेरा। ठीक है। जब शुरू में जीएसटी आया था तो एक दिक्कत थी, देखना, इसने मुझे 20/4 को क्या दिया, इनवॉइस दिया 1 लाख प्लस 10,000, कितने का आ गया, 1,10। मैंने इसी गुड्स को कब बेच दिया, 25/4 को, कितने में, 1,50 प्लस 15,000, कितने का आ गया, 1,65,000। अब मैं 15,000 में से कितने का क्रेडिट लूँगा, 10 का, और मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा, 5। इस 10 का क्रेडिट मिलने की कंडीशन क्या है, मैं ये पे कर दे गवर्नमेंट। अब ये और मैं दोनों ही कब पे करने वाले हैं, अगले महीने को। एक बार मान लो कि जीएसटी अगले महीने की कितनी तारीख को पे होता है, 20 तारीख। एक बार मान लो कि ये जीएसटी कब पे होता है, अगले महीने की 20 तारीख। मान लो क्या ऐसे ही होता है ज़्यादातर केस में कि जीएसटी कब पे होता है, अगले महीने की 20 तारीख। इस महीने में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई आए, जितने भी क्या है, वैसे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है, मान लो इनवॉइस बेसिस पर है, तो इस महीने में जितने भी इनवॉइस कटे, टाइम ऑफ सप्लाई ये है। इस महीने में गुड्स के केस में क्या होता है, इनवॉइस बेसिस पर जीएसटी देना होता है। गुड्स के केस में तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर है ही नहीं ना, इनवॉइस है। तो इस महीने में जितने भी इनवॉइस आए, मतलब जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई आए, उन सबका जीएसटी कब जाता है, नेक्स्ट मंथ की 20। ऐसे थोड़ी आज बिल कट गया तो आज देता जाऊंगा, आज दोपहर में कट गया तो दोपहर में, शाम को हो गया तो शाम को, ऐसे नहीं। इस महीने में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई आए उनका अगले महीने की 20। अब पहले ये क्या दिक्कत आने लगी, जब मैं अगले महीने की 20 को दे रहा हूँ तो ये भी तो अगले महीने की 20 को ही दे रहा है, तो अभी तक इसने पे नहीं किया है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। लोग ये सोचने लगे कि मैं इसका क्रेडिट कब ले पाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में। पहले ये पे करेगा, कंडीशन क्या डाली हुई है, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए।
तो जब मैं पे कर रहा हूँ उसी समय तो ये पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसने अभी तक पहुंचाया नहीं। 20 लास्ट तारीख है, मान लो मैं 19 को दे रहा हूँ और ये 20 को दे रहा है, तो मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि उसने नहीं दिया है तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा, ऐसा नहीं है, उसने दे दिया है। बस हाँ ये है कि वो दे ही नहीं रहा है, तब मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। तो मैं इसका क्रेडिट कब ले लूँगा? 20/5 को ही ले लूँगा, मुझे 20/6 का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका क्रेडिट कब ले लूँगा? 20/5 को ही ले लूँगा, 5वें महीने में। ऐसा नहीं है कि ये 5वें महीने में ये पे करेगा 10 और मैं क्रेडिट 6ठे में ले पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं कब ले लूँगा? 5th में ही ले लूँगा। हाँ, लेकिन इसने पे ही नहीं किया, तो वो जो क्रेडिट अगर मैंने ले भी लिया और आगे देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 20 के बाद भी तो ले सकते बाद तो ले ही सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में ही लेना है। उसने पहले पे किया। 1/10 और ये 1/50 में बेचा था मैंने 15,000, तो कितना हो गया? 1/65। अब मैं 15 में से कितने का क्रेडिट ले रहा हूँ? 10 का। तो मुझे एक बार तो ये क्रेडिट मिल ही जाता है, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। मुझे एक बार तो ये क्रेडिट मिल ही जाता है प्रोविजनल बेसिस पर। फिर ये रिटर्न भी ऑनलाइन लगी मेरी, भाई मान लो ये मेरी रिटर्न है, ये ऑनलाइन लगी, ये भी क्या लगी? ऑनलाइन। उनका सिस्टम क्या करता है, जितने भी क्रेडिट लिए गए हैं ना, जितने भी क्या लिए गए क्रेडिट, उनको मैच करवाता है। मैं सॉफ्टवेयर पे डिटेल डालता हूँ कि ये 10,000 का क्रेडिट कौन सा है, तो वो उसको मैच करवाता है। और अगर उसको 10,000 यहाँ से आया हुआ नहीं है, अगर क्या होता है इसको 10,000 नहीं मिला, सॉफ्टवेयर ने चेक करा, सारा का सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलते हैं? जीएसटीएन। जीएसटीएन मतलब जीएसटी नेटवर्क। तो सारा का सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर हर इनपुट को क्या करता है? चेक। मैंने इनपुट लिया तो मैंने डिटेल डाली होगी कि मैंने इनवॉइस की, एक एक इनवॉइस की मेरी डिटेल होती है, ठीक है। तो वो चेक करता है कि ये क्या है, इसका आउटपुट, सामने वाले का आउटपुट था ना, वो आ गया है, तब तो ठीक है, ओके है। लेकिन अगर ये आउटपुट नहीं आया है तो फिर ये बाद में अगले महीने मेरी लाइबिलिटी में जुड़ जाता है वापस से। तो एक बार तो क्रेडिट मिल ही जाता है, लेकिन वापस क्या हो जाता है, अगले महीने जुड़ करके आ जाता है, अगर सामने वाले ने क्या नहीं पे किया, अपना आउटपुट पे नहीं। तो क्रेडिट लेने की कंडीशन यही है कि सामने वाला आउटपुट दे देगा। एक बार मुझे मिल जाता है चाहे उसने आउटपुट दिया है या नहीं, क्योंकि हम दोनों ही एक महीने में साथ में लगा रहे हैं। तो मैंने तो क्रेडिट ले लिया, लेकिन अगले महीने उसने सॉफ्टवेयर ने चेक किया कि इसने जो क्रेडिट लिया है, सामने वाले ने उसका टैक्स पे ही नहीं किया है, तो फिर क्या होता है, वो वापस मेरे में क्या है, लाइबिलिटी में जुड़ करके आ जाता है। नेक्स्ट, समझ रहे हो इस बात? अरे बोलो नहीं क्या? तो कंडीशन क्या होगी कि मैं इनपुट का क्रेडिट तभी ले पाऊंगा जब सामने वाला क्या कर दे, अपना आउटपुट पे कर दे। और उसने पे नहीं किया तो मेरी स्थिति हो जाएगी, चाहे क्या मैं सही हूँ, चोर कौन है वो, लेकिन क्रेडिट मेरा क्या हो जाएगा, खत्म। तो कपड़े तो जाते हैं, क्या चीज़? कपड़े तो जाते हैं। बिल्कुल मिसमैच होता है। नहीं मतलब जिसने पे नहीं किया उसको पेनल्टी तो लगती है। बिल्कुल लगती है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैं रिटर्न मुझे फाइल करनी होगी, रिटर्न वाले चैप्टर में बताऊंगा। सेक्शन 39 इसका अगर लिखना है तो लिख लो GSTR 3। आपको रिटर्न लगानी पड़ेगी अगर आपको क्या लेना है, क्रेडिट। तो अब मुझे फटाफट से बताओ क्या क्या शर्तें बन गई अपनी। इसने ऐसे बोला हुआ है कि 2 तो एलिजिबिलिटी है और 4 क्या है, कंडीशन है। अब मैं सीधा क्या बोलूँगा, 6, ठीक है। पहली क्या है, मेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नंबर 2, बिजनेस के लिए यूज होंगे। नंबर 3, इनवॉइस, मेरा नंबर 3 क्या, इनवॉइस। चौथा, गुड्स आ जाना चाहिए। 5वां, सामने वाला टैक्स गवर्नमेंट को दे देगा। 6ठा, पक्की बात, सॉरी सुनना ध्यान से बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे गुड्स खरीदा, अभी तक क्या नहीं करी, तुम्हारी पेमेंट नहीं करी। मैंने तुमसे परचेज किए, मैं कौन, रजिस्टर्ड हूँ। तुम्हारा 1 लाख प्लस 10,000 का बिल आ गया मेरे पास, कितना हो गया, 1,10,000, ठीक है। तुम्हारा बिल मेरे पास आ चुका है, गुड्स भी मेरे पास आ चुके हैं, इनवॉइस भी आ गया, गुड्स भी आ गया, ठीक। मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं बिजनेस के लिए यूज करने वाला, सारी शर्तें पूरी हो गई। तुमने पेमेंट कर दी,
तुमने मुझसे नहीं लिया, लेकिन तुमने क्या कर दिया, पेमेंट। तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है नहीं? तुमने मुझे जब सेल किया तो तुमने इनवॉइस दिया, और इनवॉइस दिया तो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, तुमने क्या कर दी, पेमेंट। मैंने अभी तक तुम्हें पेमेंट नहीं करी है 1/10 की, लेकिन तुमने पेमेंट कर दी। ये सप्लायर है, सप्लायर मतलब तुम हो। अब तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आ गया, सेक्शन 12 पढ़ो। तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, इनवॉइस। तो तुमने 10,000 रुपये की गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी। अब तुम बाद में मुझसे ले लो, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें पेमेंट नहीं की है। समझ रहे हो बात को? बोलो। तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूँ क्या? मुझे इनवॉइस भी आ गया, मुझे गुड्स भी आ गए, मुझे क्या है, मैं रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा, सब कुछ है। और तुमने तो पेमेंट कर दी। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जिस टैक्स आ गया तो ये टैक्स गवर्नमेंट के पास आ गया, तुमने तो क्या कर दी, पेमेंट करी दी। मैं अपनी रिटर्न भी लगा दूंगा, सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो यहाँ मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा इवन इफ मैंने सप्लायर को क्या नहीं करी है, पेमेंट नहीं करी है। तो देखो कैसा लो है। कई बार तो आप सप्लायर को पेमेंट ना करो तो भी क्या मिल जाता है आपको, क्रेडिट। और पहले मैंने आपको सर्विस के एडवांस का एग्जांपल दिया कि मैं जीएसटी इनपुट पे भी कर चुका हूँ तो भी मुझे क्या नहीं मिल पाता। ऐसा असमंजस भरा क्या है, लो है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, इरेशनल टाइप का। इस केस में बताओ, मैंने आपको पेमेंट ही नहीं करी, आपने मुझे बस यहाँ इनवॉइस भेजा, आपने मुझे यहाँ इनवॉइस भेजा और गुड्स भेजे, तो गुड्स भी आ गया, इनवॉइस भी आ गया। और आपका इनवॉइस करते ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है। आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया तो आपने गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्स भी दे दिया इस महीने के एंड में, मतलब अगले 20 को। तो मेरी सारी शर्तें पूरी होगी। एलिजिबिलिटी वाली दोनों कंडीशन, मैं रजिस्टर्ड हूँ और बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा। उसके बाद इनवॉइस आ गए, गुड्स आ गए, और सामने वाले ने पेमेंट भी कर दी, मैंने रिटर्न भी। ठीक है, बोलो पक्का? सब कुछ हो गया तो मैं क्रेडिट ले लूँगा। और मैंने अभी तक उसको क्या नहीं करी है, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। और दूसरा केस क्या था, जब मैंने सर्विस वाले को क्या दिया था, एडवांस दिया था, तो क्या था, मेरे पास सर्विस ही नहीं आई थी, बिल भी नहीं आया था, तो बहुत सारी शर्तें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए क्रेडिट नहीं। भले ही मैंने उसका जीएसटी दे भी दिया था। तो इन्होंने बना तो दिया, लेकिन इतना इनको पता ही नहीं है कि दिक्कतें हैं। जो आदमी पे कर देता है उसको क्रेडिट मिल नहीं रहा, जो पे नहीं करता उसको क्रेडिट। तो इसको याद रखना। एलिजिबिलिटी की तो 2 बातें, रजिस्टर्ड और बिजनेस के लिए यूज़। और इसकी 4 बातें कैसे याद रखोगे, आरपिक, ठीक है। आर फॉर रिटर्न, पी फॉर पेमेंट, PIG है ना, I फॉर इनवॉइस, G फॉर गुड्स, ठीक है। लिख लेना बुक, ठीक है। और मुझे ऐसे कचरा याद अच्छा भी नहीं लगता, इस तरह से याद कराना, आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। पहली शर्त क्या थी, इनवॉइस। दूसरी शर्त मतलब एलिजिबिलिटी की 2 हो गई, इसमें आर मतलब पहली शर्त क्या है, इनवॉइस। 2 चीज़ें आ जानी चाहिए, इनवॉइस और गुड्स। फिर सामने वाला GST पे कर देगा तभी मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। और चौथा, मैं अपनी रिटर्न लगाऊंगा। पक्का? अरे बोलो पक्का। अब मुझे बताओ कि रजिस्टर्ड पर्सन ही क्रेडिट लेगा ना, अनरजिस्टर्ड कैसे क्रेडिट लेगा? पहला एलिजिबिलिटी की पहली शर्त क्या है, तो अनरजिस्टर्ड तो वैसे GST नहीं भरता। अनरजिस्टर्ड कौन है, जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, वो वैसे GST नहीं भरता। तो अनरजिस्टर्ड कैसे क्रेडिट, वो जीएसटी नहीं भरता, रिवर्स चार्ज को छोड़ो, नॉर्मल बात करो मुझे भाई। मेरी बात सुनो, मेरा टर्नओवर यहाँ पर किससे ज़्यादा हुआ, 20 लाख से ज़्यादा हो गया। तो मैंने मान लो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया, इस दौरान मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तो इस दौरान जो परचेजेस करी थी उन परचेजेस का क्रेडिट मुझे मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तक तो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था। अब समझना, एक दिक्कत तुम्हारे माइंड में क्रिएट करता हूँ, हालांकि मेरे को तो उम्मीद थी कि तुम लोग पूछ लो, डाउट आते हैं फर्जी तुम्हारे ग्रुप। यहाँ तक मैं अनरजिस्टर्ड था, यहाँ तक क्या था मैं अनरजिस्टर्ड, यहाँ तक क्या था मैं अनरजिस्टर्ड। मैंने यहाँ 10 यूनिट खरीदी थी, 9 यूनिट यहाँ तक सेल होगी और मेरा टर्नओवर किससे ज़्यादा होने लग गया, 20 लाख से। अब ना तो मैं आउटपुट ले रहा था ना कोई बात। अब 1 यूनिट कहाँ पर आई, यहाँ पर बच गई मेरे पास, और आज के बाद मैं क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। तो बताओ मैं इस 1 यूनिट का आउटपुट भरने वाला हूँ या नहीं भरने वाला? इस 1 यूनिट का आउटपुट भरूंगा या नहीं? तो इस 1 यूनिट का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? समझ रहे हो नहीं? कि यहाँ तक मैंने 10 यूनिट खरीद ली थी, ठीक है। 10 यूनिट कितने रुपए की थी, 10 लाख की थी, ठीक है। और 10 लाख पर मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तो क्या है, सामने वाला तो रजिस्टर्ड था।
सामने वाले ने मुझसे 1 लाख का जीएसटी लिया 10%, 11 लाख। मैंने जब यहाँ 9 यूनिट्स बेची तब तक तो मैं अनरजिस्टर्ड था, और 9वें यूनिट के साथ मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब 10वीं यूनिट तो मैं यहाँ बेचूंगा, तो जब मैं 10वीं यूनिट बेच रहा हूँ तो कस्टमर से जीएसटी लूंगा, तो मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन खरीदी मैंने कब थी? जब मैं क्या था? अनरजिस्टर्ड था। खरीदी मैंने कब थी? क्रेडिट तो ले सकते हो, रिटर्न भर उस समय तो मेरी रिटर्न जा ही नहीं रही थी ना, जिस समय खरीदी थी मैंने। कभी भी ले लो, क्रेडिट तो कभी भी ले सकते हो। कैसे ले लो? मैच होता है, मैंने तुम्हें बोला ना। ये कह रही है कि यहाँ पर क्रेडिट ले लो अपना, यहाँ पर क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। मैं जैसे ही क्रेडिट लूंगा वो मैच करेगा किससे? कि इसका आउटपुट आया है। तो आउटपुट तो उसका बेचारे का क्या पता कब गया होगा, ये तो तुम मान रहे हो 1 साल में, क्या पता पिछले साल का स्टॉक पड़ा। तो कितने टाइम तक ले सकते हो? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मिलना चाहिए या नहीं। कुछ लो ऐसा बनाना पड़ेगा ना, मैं आगे की भूमिका तैयार कर दूँ भाई, इस 1 यूनिट का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं। तो अभी मुझे को जो हमने पढ़ा है, 2 बातों में दिक्कत आ रही है। नंबर 1, कुछ तो ऐसे केस है जहाँ मैं सामने वाले को पेमेंट भी नहीं करता तो भी मुझे क्या मिल जाता है? क्रेडिट। वो क्या है? उसके बाद पेमेंट नहीं करता तो भी क्रेडिट मिल जाता है। वो क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर परचेज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? इनवॉइस भी आ जाता है, गुड्स भी आ जाता है, सामने वाला पेमेंट भी कर देता है, मैं रिटर्न भी लगा देता हूँ। कंडीशन मिनट में हवा निकल जाता है। हाँ बच्चों, अब मेरे को पता नहीं है, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, इसलिए मैं एक बार वापस से बता दूं। ये लिखा हुआ है मेरे सामने, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो आपको क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। ये इस क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। इस क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। तो उधार पर खरीदने पर भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा, क्योंकि आपको पेमेंट की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो एक तो ये है कि मैंने चुकाया ही नहीं तो भी मैं क्या ले जाता हूँ? क्रेडिट। मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सप्लायर अपना पेमेंट कर दे, बस मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। और दूसरी क्या दिक्कत वाली बात लग रही है कि रजिस्टर्ड को ही मिलता है। देखो एक बात ध्यान रखना, जीएसटी लॉ की थीम क्या है? अगर आप आउटपुट भरोगे ना तो हम आपको इनपुट क्रेडिट देंगे, अगर आप आउटपुट नहीं भरोगे तो हम आपको क्या नहीं देंगे? इनपुट क्रेडिट। जीएसटी लॉ का ये थीम है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर आपका आउटपुट एग्जेम्प्ट है ना, तो इनपुट पर चुकाई गई चीजों का भी क्या नहीं मिलेगा? क्रेडिट। आगे बताऊंगा किस सेक्शन में लिखा है। लेकिन अगर आपका आउटपुट क्या है? बोलो ना, एग्जेम्प्ट, तो इनपुट पर चुकाई गई चीजों का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप हमें आउटपुट नहीं दे रहे, तो इनपुट का क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या इस बात को? नहीं। जैसे पापड़ एग्जेम्प्ट है, तो पापड़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स और या कोई भी चीज़ ली है जिस पर आपने क्या है? इनपुट क्रेडिट चुकाया है, तो वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आउटपुट क्या है? एग्जेम्प्ट। तो सर वैसे भी हम लेंगे किस में से अगर आउटपुट पर देना ही नहीं है? तो आपके मान लो 2 आउटपुट है। मान लो आपने मटेरियल खरीदा ए, मटेरियल ए 1 लाख का, उसी पे ला रहा हूँ मैं। मटेरियल ए कितने का खरीदा? 1 लाख का। और उस पर कितने का जीएसटी चुकाया तुमने? 10,000 का। 1,10,000। और इस मटेरियल ए को यूज करके आपने 2 आउटपुट बनाए। कितने आउटपुट बनाए? 2, बी और सी। बी आउटपुट क्या है आपका? एग्जेम्प्ट। और सी आउटपुट आपका क्या है? टैक्सेबल। सी आउटपुट क्या आपका? टैक्सेबल। आपने 70% इसमें यूज़ किया और 30% किसमें यूज़ किया? इसमें। तो सी का जो भी आउटपुट टैक्स आएगा, मान लो सी आउटपुट जो बनाया आपने वो कितने में बेचा? 2.5 लाख में। आपके मार्जिन ज़्यादा थे, आपने कितने में बेचा? 2.5 लाख में। और जीएसटी कितना कलेक्ट किया कस्टमर से? 25,000। तो आपको 25,000 में से कितने का क्रेडिट मिलेगा? पूरे 10,000 का नहीं मिलेगा। कितने का मिलेगा? 7 का। कितने का मिलेगा? 7 का। क्योंकि अगर आगे कंडीशन आएगी, अगर आपने किस में यूज़ किया है? एग्जेम्प्टेड में। अगर आपने जो मटेरियल खरीदा है, जो इनपुट्स खरीदे हैं, वो एग्जेम्प्टेड में यूज़ करे हैं, तो एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस 1 लाख में से 30,000 तो आपने किस में यूज़ किया है? एग्जेम्प्टेड में। आगे बताऊंगा। जीएसटी की बेसिक थीम ही क्या है? आप हमें आउटपुट दे दो और क्या ले लो? इनपुट टैक्स का क्रेडिट। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मेरा 70% ही सेल हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा क्या है, सेल तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन इसमें जो यूज़ हुआ है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसमें 30% यूज़ हुआ है तो 3,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कितने का मिलेगा? 7 का। समझ रहे हो? हाँ। और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ।
उसको और इसको कंपेयर करना। मैंने 1 लाख का क्या खरीदा, इनपुट 10,000 और 1,10, सारा का सारा ही किस में यूज़ होना है, टैक्सेबल में। सारा का सारा ही किस में यूज़ होना है, टैक्सेबल में। लेकिन अभी यूज़ कितना हुआ है, 70%। अभी यूज़ कितना हुआ है, 70%। तो मैं 70% जो यूज़ करके मैंने आउटपुट बेचा है वो कितने में बेचा है, 2.5 लाख में। तो 25 में से पूरे 10 का मिल जाएगा। एक्चुअली यूज़ होना जरूरी नहीं है, बट यूज़ होना किस में चाहिए, टैक्सेबल में। अगर एग्जेम्प्टेड में यूज़ कर रहे हो ना, तब उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर किस में यूज़ कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड में, तब उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब तुम हमारे को आउटपुट ही नहीं दे रहे इसका, तो हम तुम्हें क्या नहीं देंगे, इनपुट क्रेडिट नहीं देंगे। समझ गए इस बात? अरे बोलो, चलूँ आगे? नहीं? तो सिमिलरली जब आपकी जीएसटी की लॉ बनाने की बेसिक थीम ही गवर्नमेंट की क्या, आउटपुट दे दो तो इनपुट का भी क्रेडिट ले लो। तो यहाँ मैंने 10 यूनिट खरीदी, यहाँ में क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। यहाँ में क्या हुआ, रजिस्टर्ड। तो जब मैंने 10 यूनिट खरीदी थी उस समय में क्या था, अनरजिस्टर्ड था। और यहाँ पर मेरी 9 यूनिट ही सेल हुई थी। यहाँ पर 1 यूनिट अभी भी किस में है, स्टॉक में। 1 यूनिट अभी भी किस में है, स्टॉक में। 1 यूनिट अभी भी किस में है, स्टॉक में। तो जब मैं ये 1 यूनिट बेचूंगा उस समय तो मैं आउटपुट भरूंगा ना, नहीं क्या? जब मैं 1 यूनिट बेचूंगा उस समय आउटपुट भरूंगा, तो मुझे इस 1 का तो क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए ना। लेकिन मैंने जब खरीदी थी उस समय मैं रजिस्टर्ड नहीं था। तो मेरी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, डिफीट कर, मतलब पहली कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और मैं रजिस्टर्ड नहीं था। तो मुझे उस 1 यूनिट का क्रेडिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, अभी तक के हिसाब से तो नहीं। तो मैंने आपके माइंड में 2 चीज़ें डाल दी है। एक तो ये वाला कि आप चाहे पेमेंट ना भी करो तो भी आपको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। और दूसरा क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन की वजह से कि अब इस 1 यूनिट पर आप आउटपुट भी भर रहे हो तो भी खरीदते समय आप ये क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे, तो क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। अब इन दोनों को लॉ ने कैसे सही किया वो पढ़ा। समझ तो आ रहा है ना कि क्या दिक्कत थी और उसको दिक्कत को दूर करने के लिए क्या लॉ बनाएगा। ठीक है, अभी हम पहले क्या करेंगे, क्रेडिट पर परचेज की ये चीज़, जो चीज़ क्या की, क्रेडिट पर परचेज की, और हमने उसका क्या ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। तो अब मैंने इनपुट चुकाया भी नहीं तो भी मैं उसका क्या ले जाता हूँ, क्रेडिट ले जाता हूँ। उसको दूर करने के लिए क्या कानून हो गया, अब समझ लेना, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये जेड है। एक्स ने किसको सेल की, वाई को, और वाई ने किसको सेल की, जेड को। एक्स ने कितने रुपए का माल खरीदा था, माल बेचा था वाई को 1 लाख का, और 10,000 का इन्वेस्ट डालकर कितने का किया था, 1,10 का। वाई ने जेड को कितने में बेचा, 1,50, और कितने का, 15। तो ये कितना हो गया, 1,65। ठीक है, वाई हैज़ नॉट पेड टू एक्स सो फार। वाई ने इसको पैसे नहीं दिए अभी तक एक्स को, बट एक्स जेड हैज़ पेड, नोट नहीं है, जेड ने इसको पे कर दिया अभी तक, वाई। अब देखना वाई कैसे इंजॉय कर रहा है। वाई ने जेड से कितने रुपए का जीएसटी ले लिया, वाई की जेब में कितना आ गया, 15। वाई ने अभी तक एक्स को 1 रुपए की भी क्या नहीं करी है पेमेंट। क्या वाई क्रेडिट ले सकता है, कैसे, कंडीशन चेक कर लो। वाई की सारी कंडीशन पूरी हो रही है, वाई क्या है, रजिस्टर्ड है। वाई के पास एक्स से क्या आ गया, इनवॉइस आ गया। वाई के पास एक्स से क्या आ गया, गुड्स आ गए। एक्स ने ये जीएसटी किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। वाई ने रिटर्न भी लगा दी, सारी शर्तें पूरी हो गई। तो वाई ने कितने रुपए गवर्नमेंट को दिए, 5। वाई ने क्रेडिट लेके गवर्नमेंट को कितने रुपए दिए, 5। और जेड से लिए कितने, तो वाई तो 10,000 रुपये किसके एंजॉय कर रहा है, गवर्नमेंट के। और जो गवर्नमेंट को किसने दिए हैं, एक्स ने। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहता है कि वाई चाहती है कि वाई भी किसको टाइमली पेमेंट करे, एक्स को। गवर्नमेंट क्या इंश्योर करना चाहती है, वाई टाइमली पेमेंट करे किसको, एक्स को। तो इसके लिए उन्होंने क्या रूल बनाया, वो समझ तो रहे हो ना। नहीं तो वाई के तो मजे हैं, वाई के क्या मजे हैं, इनपुट चेक, इनपुट पे भी नहीं किया एक्स को, और एक्स ने अपनी जेब से दिया हुआ है। आउटपुट तो 5 पे कर दिया ना, ये वाला इनपुट इसको किसको देना था, एक्स को। आउटपुट तो 5 इसने पे कर ही दिया, लेकिन वाई ने एक्स को 10,000 रुपये जो इनपुट के पहुंचाने थे वो पहुंचवा ही नहीं रहा, तो भी क्या है,
उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसके क्रेडिट को हम खत्म कर देंगे अगर वाई ने किसको पेमेंट नहीं करी, एक्स को। अगर वाई ने किसको पेमेंट नहीं करी, एक्स को, तो हम उसका क्रेडिट खत्म कर देंगे। इसके लिए क्या लो है मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। सब खराब हो गया तुम्हारा। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। सेक्शन मैक्सिमम बाद में देखते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर। रजिस्टर्ड पर्सन किसके लिए यूज हुआ है, वाई के लिए। सप्लायर किसके लिए यूज हुआ है, एक्स के लिए। वाई किसको पेमेंट करेगा, एक्स को। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज along with tax within 180 days from the date of issue of invoice। उसका इनवॉइस आने से, एक्स के इनवॉइस आने से, क्योंकि इनवॉइस आते वो क्रेडिट ले लेगा, और इनवॉइस आने से कितने दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है, 180 दिन में। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट। सारा का सारा मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ना होगा, मुझे खुद ही जोड़ना पड़ेगा, उनको पता नहीं पड़ेगा। जीएसटी वालों को पता लगेगा क्या, उनको थोड़ी पता लगेगा कि मैंने पेमेंट कर दी है या नहीं। तो मुझे खुद ही जोड़ना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट कितना होता है 18% फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट टिल द डेट द अमाउंट इज व्हेन द अमाउंट इज एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अमाउंट एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज पेड। मतलब क्या हुआ, मैं वाई, उस वाई और एक्स वाले एग्जाम्पल पर ही आता हूँ। सुनो, वाई ने किसको पेमेंट करी नहीं, एक्स को। कब तक नहीं करे तो चलेगा, 180 डेज। अब मान लो कि एक्स ने इनवॉइस भेजा था यहाँ पर, एक्स ने यहाँ पर क्या भेजा था, इनवॉइस। वाई ने क्रेडिट ले लिया अगले महीने की रिटर्न, लेकिन यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से इनवॉइस की डेट से 180 डेज तक अगर वाई ने एक्स को पेमेंट नहीं करी, यहाँ से कब तक, 180 डेज। 180 डेज तक तो है ठीक, इससे लेट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कर दो कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे लेट कर दिया तो क्या होगा, बोलो। इस दिन वाई का, इस महीने के बाद जो रिटर्न आएगी उसमें वाई को अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जोड़नी पड़ेगी, आउटपुट टैक्स बढ़ जाएगा। आउटपुट टैक्स का मतलब उससे पे करवा लेंगे कुल मिला के। उसने जो इनपुट लिया था वो गलत हो गया तो इनपुट कैंसिल हो गया, तो उसका क्या होगा, अगर यही इनपुट नहीं मिलता तो आउटपुट 15 होता ना, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितने का, 10 का। इनपुट कितने का गलत लिया, 10 का। ये 10 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट। और किस रेट से, 18% से। कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस पीरियड से, क्रेडिट लेने से। क्रेडिट उसने कब लिया होगा, अगले महीने की 20 को इनवॉइस के, और वहाँ से लेकर एक्चुअल पेमेंट की डेट तक। क्रेडिट लेने से एक्चुअल पेमेंट की डेट तक उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पक्का। तो कितने दिन तक आप मैक्सिमम पेमेंट रोक सकते हो, कितने दिनों तक आप मैक्सिमम पेमेंट रोक सकते हो, 180 दिन तक। 180 दिन से ऊपर कर दिया तो आपको क्या होगा, वो इनपुट भी कैंसिल हो गया जो आपने लिया था, प्लस आपका इंटरेस्ट भी किससे लग गया, जेब से। एक्स को रिफंड, क्या एक्स को रिफंड मिलेगा, एक्स सोल्यूशन, ठीक है। कहाँ से, क्रेडिट लेने की दिन से लेकर कहाँ तक, टैक्स लायबिलिटी। पेमेंट कहाँ तक देखनी है, 180 दिन। क्रेडिट लेने से नहीं देखनी, वो कब से देखनी है, इनवॉइस से। एक्स को कुछ भी देखो 1 मिनट सुनो, 18 अप्रैल को क्या हुआ, 1 मिनट, 18 अप्रैल को क्या हुआ, एक्स का इनवॉइस आया। मैंने क्रेडिट्स का कब ले लिया होगा, अगले महीने में। तो क्रेडिट मैंने यहाँ से लिया है तो यहाँ से लेकर लिया, यहाँ से लेकर कब तक, पेमेंट की डेट तक। लेकिन पेमेंट ये काम कब होगा, यहाँ से लेकर पेमेंट की डेट तक का क्या लगेगा, इंटरेस्ट। लेकिन लगेगा किसके हिसाब से, यहाँ से 180 दिन में पेमेंट ना करने से। अगर मैंने यहाँ से 180 दिन में पेमेंट नहीं की तो क्या होगा, मेरा इनपुट कैंसिल 10,000 का वो जुड़ जाएगा, प्लस मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ से नहीं होगा, इंटरेस्ट कहाँ से होगा, क्रेडिट लेने से। क्रेडिट मैंने कब लिया होगा, नेक्स्ट मंथ में।
वहाँ से लेकर एक्चुअल पेमेंट की डेट तक, और एक्स को किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब बताओ जब एक्स की जेब से लग गया तो लग गया, एक्स को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वाई एक्स को देगा नहीं, क्या वाई देगा पेमेंट? एक्स ने मना थोड़ी, वाई ने मना थोड़ी कर दिया। तो वाई एक्स को भी देगा 10,000। क्या? हाँ, Yes. वाई आगे एक्स को देगा तो वापस क्रेडिट ले लेगा। वाई ने अगर 180 दिन के बाद भी अगर किसको पेमेंट कर दी, एक्स एक्स को, कभी ना कभी तो ये थोड़ी है कि वाई ने मना ही कर दिया, नहीं की। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर वंस द रेसिपिएंट मेक्स द पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद टैक्स। अगर क्या करता है, रेसिपिएंट आगे पेमेंट कर देता है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद टैक्स, तो वो वापस क्या ले लेगा? क्रेडिट, विदाउट एनी टाइम लिमिट। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्रेडिट की टाइम लिमिट क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी टाइम लिमिट वर्ड को इग्नोर कर दो। तो अब वाई ने, वापस से सुनो, यहाँ पर इनवॉइस आया, इससे 180 दिन यहाँ खत्म होते हैं। मैंने क्या नहीं लिया, अब मैंने उसको किसको पेमेंट नहीं करी? एक्स को। मैंने एक्स को पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा? इतने दिन तक मैंने पेमेंट नहीं करी तो बाद में मेरे आउटपुट टैक्स बढ़ जाएगा जो मैंने क्रेडिट लिया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक्स को वापस पेमेंट कर दी तो क्या होगा? मेरे को इसका वापस क्या मिल जाएगा? क्रेडिट भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो अब लग गया, उसका कुछ नहीं। तो कुल मिला के आपका क्या लग गया? इंटरेस्ट। पेमेंट कर दो, क्रेडिट ले लो। तुमने पेमेंट बिना करे ही क्रेडिट ले लिया, अब बाद में तुम टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे तो हम तुम्हारा क्रेडिट रिवर्स कर देंगे, प्लस क्या लगा देंगे? इंटरेस्ट। बाद में फिर तुमने पेमेंट कर दी तो हम तुम्हें वापस क्या दे देंगे? क्रेडिट दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो तुम्हारा लग गया होगा। पक्का? यहाँ पर मैंने अपना 10,000 का इनपुट क्रेडिट ले लिया था, यहाँ पर वापस वो 10,000 क्या कर दिया? पे कर दिया। यहाँ मैं वापस 10,000 का क्या ले लूँगा? क्रेडिट ले लूँगा। लेकिन यहाँ पर जो 10,000 पे किया, इसके साथ में क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। और यहाँ 10,000 का क्रेडिट कब ले पाऊंगा? जब मैं एक्स को दे दूँगा। इसने पेमेंट ही नहीं किया तो गवर्नमेंट को बता देना इनकम। हाँ, एक्स का तो फालतू छोड़ा नहीं। तो निकलवाओ पेमेंट। ये बच्चों, ये वापस से बोल रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि इनको कम समझ में आ रहा है। 1 लाख प्लस 10,000 कितने का हो गया? 1,10,000। 1 लाख प्लस 10,000 1,10। ये किसका बिल था? एक्स का। किसको? वाई को। और आगे वाई ने किसको बेच दिया? जेड को। वाई ने जेड को बेचा कितने में? 1,50 और 15 1,65। अब वाई ने 15,000 रुपये किससे ले लिया? जेड से। माइनस 10,000 का क्रेडिट ले लिया और 5,000। गवर्नमेंट के पास कितने रुपए पहुंच गए? 15,000। कैसे पहुंचे? 10,000 किसने दिए? एक्स ने। और 5,000 किसने दिए? 10,000 एक्स ने दिए और 5,000 किसने दिए? वाई ने ना। गवर्नमेंट को 5,000 किसने दिए? वाई ने। और 10,000 किसने दिए? एक्स ने। और अल्टीमेटली ये रुपए लगने किसके चाहिए होते हैं? एंड कंज्यूमर के। ये बात मैंने आपसे पहले ही कर ली थी कि लास्ट में तो 15,000 वाई किसके लगे हुए हैं? जेड के। एक्स ने 1,10 कैसे करने थे? 1 लाख प्लस 10,000। एक्स ने 1,10 का बिल भेजा, वाई ने जेड को कितने का भेजा? 1,50 प्लस 15। और वाई किससे रुपए ले भी आया? जेड से। तो जेड ने 15,000 का जीएसटी किसको दे दिया? वाई को दे दिया ना। जेड ने 15,000 का जीएसटी किसको दे दिया? वाई को। अब वाई के पास 15,000 आउटपुट है, 10,000 उसको किसको देने हैं? एक्स को, ताकि एक्स के जो 10,000 गवर्नमेंट को गए हुए वो उसको रिम्बर्समेंट मिल जाए। अल्टीमेटली तो किसके लगने चाहिए थे? जेड के। तो अब वाई गोली कर रहा है। वाई क्या गोली कर रहा है? वाई ये 10,000 एक्स को दे भी नहीं रहा है और क्रेडिट भी ले रहा है। तो ये रुपए एक तरह से किसके लगे रहे? गवर्नमेंट के पास एक्स से पहुंचे 10,000 और वाई से पहुंचे 5,000। और जेड ने 15,000 जो दिए वो कौन खा गया? जेड ने 15,000 किसको दे दिए थे? वाई को। अब वाई के पास कितने आए? 15। उसमें से 10 उसने क्रेडिट लेके गवर्नमेंट को कितने दिए? 5। तो 10,000 रुपये किसके पास पड़े हैं अभी? वाई के पास। और वाई को वो रुपए किसको दे देने चाहिए? एक्स को, ताकि एक्स की जेब से ना लगे रहे। वाई को वो रुपए किसको दे देने चाहिए? एक्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दे नहीं रहे। तो हो क्या रहा है? गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास अपने 15,000 पहुंच गए, एक्स से 10 और 5 वाई से। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि वाई तुम एक्स का पैसा क्यों रोक रहे हो?
तुम एक्स का पैसा क्यों रोक रहे हो? तुम्हें किसको रुपए दे देने चाहिए? एक्स को। और वो नहीं दे रहा है तो भी गवर्नमेंट को कोई नुकसान है क्या? नहीं। गवर्नमेंट के पास 15 पहुंच चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब शोषण करना ही है एक्स का, एक्स को एक्सप्लॉइट करना है, तो तुम क्यों करोगे? हम करेंगे। भाई 10,000 रुपये तुम किस बात के रख रहे हो? हमें दे दो। तो 180 दिन में उसको नहीं देते तो फिर किसको दे दो? हमें दे दो। और ऐसा हर लॉ में होता है, कोई जीएसटी में नहीं है। जहाँ पर भी जैसे डिविडेंड का पैसा होता है, डिवेंचर होल्डर नहीं मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं मिलता है रिडम्पशन वाले टाइम, तो वो सारे पैसे कंपनी लॉ वाले भी कहाँ ले जाते हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। वो तो 7 साल की मोहलत तो देते हैं, साथ ही है क्या उसमें? पता नहीं जितनी भी है, लेकिन इसमें क्या है, 180 दिन के अंदर अंदर तुम एक्स को पहुंचवा दो। एक्स बेचारा रो रहा है कि मेरे 10,000 रुपये तो दे दो। एक्स कह रहा है मेरे 10,000 दे दो। और गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए था? वाई तुम किसको दे दो? एक्स को। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? तुम मेरे को दे दो अगर एक्स को नहीं दे देते। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने वापस 10,000 रुपये किससे ले लिए? वाई से। तो वाई के पास अब 0 बचा, वाई क्लियर हो गया। लेकिन एक्स तो मांगेगा ना उससे रुपये। एक्स ये थोड़ी कहेगा कि तुमने गवर्नमेंट को दे दिए तो मेरे छोड़ दो। तो एक्स जब उससे रुपये मांगेगा तो वाई जब वो 10,000 किसको दे देगा? एक्स को दे देगा। तो गवर्नमेंट उसको क्या कह देगी? ठीक है 10,000 हमसे वापस क्रेडिट लो। अरे बोलो भाई, 10,000 रुपये कौन रोक के बैठा है? वाई रोक के बैठा है। वाई अगर एक्स को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं दे रहा 180 दिन में तो हमें दे दो। अब एक्स जब मांगने आएगा पेमेंट तो वाई उसको कर देगा या नहीं? कर देगा। और कर देगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट उसको वापस क्रेडिट दे देगी। लो अब तुम्हें समझ में तो आ नहीं रहा। चलो मैं एक काम करता हूँ कि वाई ने एक्स के कितने रुपए दिए? 70% रुपए दिए। तब क्या होगा? तब देख लेते हैं तब क्या होगा। पहले सुन लो, एक्स ने वाई को कितने का माल बेचा? पहले तो मैं कितना नहीं ले रहा, 1 लाख नहीं ले रहा, वो माथे में बैठ गया। 50,000 का माल बेचा और 5,000 का जीएसटी उसने किसको दे दिया? गवर्नमेंट। किसने किसको जीएसटी दे दिया? एक्स टू गवर्नमेंट। कितने रुपए चले गए? 5,000। फिर वाई ने किसको दे दिया? जेड को। और वाई जेड से रुपये ले भी आया। 70 प्लस 7 कितना हो गया? 77। और वाई ने गवर्नमेंट को कितने दे दिए? 7 - 5 2,000। वाई के पास जीएसटी आया कितना? 7। और उसने आगे गवर्नमेंट को दिया कितना? 2। वाई कितने रुपए इंजॉय कर रहा है? 5। और वास्तव में इंजॉय नहीं कर रहा, वाई को ये पेमेंट करनी है। 50 और 5 55,000। वाई ने 180 दिन में क्या नहीं की? पेमेंट नहीं की। तो वाई ने गवर्नमेंट को कितने दे दिए? ये तो वाई टू गवर्नमेंट उसी समय थे। आगे क्या होगा? 180 दिन तक पेमेंट नहीं करने की वजह से वाई टू गवर्नमेंट कितना और चला जाएगा? 5,000। वाई टू गवर्नमेंट कितना और चला जाएगा? 5,000 प्लस क्या जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक्स ने वाई को माफ थोड़ी कर दिया ये पैसे। एक्स ने वाई को क्या नहीं करे? माफ नहीं करे। अब क्या होगा? एक्स किसके पास जाएगा? वाई के पास रुपए लेने। अब वाई कहता है मेरे तो अभी रुपए कम ही है, आप मुझसे अभी कितने ले लो? एक्स तो 55,000 लेने गया, वाई ने कितने दे दिए? मान लो 22,000 रुपये दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 22,000। तो वाई ने कितने रुपए दे दिए? 22। अगर वाई पूरे 55 दे देता तो क्या होता? वाई पूरा 55 दे देता तो वाई आगे यहाँ 5,000 का वापस इनपुट क्रेडिट ले लेता। लेकिन वाई ने कितने दिए? 55 में से 22। तो कितने % पेमेंट करी है? 55 में से 22 करी है। वाई पूरा 5,000 का क्रेडिट लेता कब? जब पूरी 55 की देता। 40% पेमेंट किया है तो 40% ही क्रेडिट वो ले पाएगा। तो वाई अब आगे कितना क्रेडिट ले पाएगा? 2,000। बाकी पेमेंट करने पर आगे फिर कितना क्रेडिट लेगा? 3। पक्का? पक्का ना? ठीक है, ये मिलके समझा देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो। मुझे पता नहीं क्यों लगता तुम लोग समझ में। पक्की? अब चीज में दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शंस सुनो बच्चों, ये लाइन क्या है? इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड प्रोपोर्शनल क्रेडिट विल बी अलाउड, मतलब 2,000। ठीक है, ये पॉइंट अगर ना समझ में आए तो दिल छोटा मत करना, मिलके बता देंगे। एक तो तुम्हें शक्ल भी नहीं दिख रही ना मेरी, नहीं तो हाथ पैर हिलाता तो भी दिख जाता, कोई बात नहीं। उन्होंने मैं जिद कर ली कि जल्दी हमारा टाइम खराब हो रहा है, मैं कैमरा लगा नहीं पाया। एक्सेप्शंस, दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट और वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस विद इन 180 days डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस।
कब नहीं लगेगी 180 डेज वाली बात? जब जीएसटी किस में पे कर रहे हो? रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? तुमने मुझे क्या करा? इनवॉइस भेजा, तो मैं तुम्हें पेमेंट करने ही नहीं वाला। किसका? जीएसटी की। वैल्यू की तो करूंगा, लेकिन भले ही वैल्यू की पेमेंट मैंने तुम्हें 180 डेज में नहीं भी करी तो भी क्या होगा? मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने क्या ली, कोई इनपुट सर्विस ली, किस चीज़ की? स्पॉन्सरशिप। इस पर रिवर्स चार्ज लगता है। मैंने इनपुट सर्विस ली कितने की? 1 लाख की। सामने वाला मुझे जीएसटी लगाकर नहीं भेजेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे ही किसको करना है? मेरे को करना है। तो मैंने जब रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, तो मैंने इसके ये 1 लाख रुपए 180 डेज तक भी नहीं दिए। मैंने अपना रिवर्स चार्ज का क्या पे कर दिया? मैंने अपना रिवर्स चार्ज का पे किया, क्या पे कर दिया? जीएसटी। मैंने अपने रिवर्स चार्ज का जीएसटी पे कर दिया। ठीक है, मैंने अपना रिवर्स चार्ज का जीएसटी पे कर दिया और मैं उसका क्या ले लूँगा? क्रेडिट ले लूँगा। मुझे इसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मुझे क्या था? पेमेंट करनी है। और किसकी? खाली जीएसटी की भी नहीं, वैल्यू की भी, और द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद टैक्स। तो मुझे किसकी पेमेंट करनी है? टैक्स की भी और 1 लाख की भी। 1,10,000 था ना, तो पूरा 1,10 की पेमेंट करनी है। मैं उसको कहूँगी खाली 10,000 का जीएसटी ले ले, नहीं, पूरा 1,10 मुझे पे करना है। और यहाँ पर मैं उसका 1 लाख भले ही रोक के रखूँ, ये 1 लाख भले ही रोक के रखूँ, 10,000 का जीएसटी मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना है तो मेरा इनपुट ही ना, भले मुझे किस में पे करना है? रिवर्स चार्ज में। बट है तो क्या? इनपुट ही ना। तो इनपुट क्रेडिट ले लूंगा अगर मैंने अपना क्या किया? इनपुट वाला टैक्स क्या कर दिया? पे। ये 1 लाख नहीं दिया। और दूसरा क्या होता है? जब डीम सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1, जब विदाउट कंसिडरेशन ही हम सप्लाई मान रहे हैं तो मेरे को उसको पेमेंट करनी ही नहीं है, तो मैं कैसे कर दूंगा 180 डेज? शेड्यूल 1 में क्या था? तो जब मेरे को पेमेंट करनी नहीं है तो मैं 180 डेज। तो इस बात के 2 एक्सेप्शन है 180 डेज के। एक तो जब विदाउट कंसिडरेशन वाली चीज़ को हम क्या माने? सप्लाई। और दूसरा क्या है? रिवर्स चार्ज। ठीक है। तीसरा, इसको एक बार रोक, इस चीज़ को आप क्या कर दो? रोक दो। वैसे तुम्हें समझाया हुआ मैंने इसके बारे में, लेकिन एक बार, ठीक है, या मैं बता ही देता हूँ। एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाई बीइंग इनकर्ड बाय रेसिपिएंट। आपको कुछ याद आ रहा है इस टाइप का भी पढ़ा हुआ? एक बार छोड़ दो, मैं किसी और चैप्टर में चला जाऊँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या जुड़ता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में 5 पॉइंट थे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या था? ऑल टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाले। दूसरा पॉइंट क्या था? उसमें एक पॉइंट था कि मेरी लायबिलिटी किसने डिस्चार्ज कर दी? आपने डिस्चार्ज कर दी, इसलिए मैंने तुम्हें बिल क्या बना कर दिया? कम का। जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए तुमसे लेने थे और 10,000 रुपये का क्या था? जीएसटी। 1,10 मैंने तुमसे फीस किया। अब तुमने डायरेक्टली मनीष सर को ही कितने दे दिया? 40 दे दिए। तो तुम अब मुझे पेमेंट कितनी करोगे? पूरे 1,10 की नहीं, मनीष सर को जीएसटी नहीं दिया तुमने, टोटल कुल मिलाकर ही कितना दिया मनीष सर को? आपकी तरफ से पेमेंट तुमने मेरे को दिए 1, तुमने मेरे को कितने देने थे? 1,10। ठीक है। अब कोरोना चल रहा था या लॉकडाउन चल रहा था, तो कोचिंग में मनीष सर आते थे, तो तुम 40,000 रुपये तुमने मेरे से मनीष सर मांगते थे, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक बार 40,000 किसको दे जाओ? मनीष सर को दे जाओ। है तो तुमने तो मेरे को ही देने हैं पूरे, कितने के कितने? 1,10 तो तुमने मेरे को ही देने हैं, लेकिन मुझे आगे मनीष सर को 40,000 देने थे, तुम किसको देंगे? मनीष सर को। तो मैं तुम्हें बिल कितना का बना कर दूंगा? 1,10 माइनस 40 करके कितने का दूंगा? 70 का। तो तुम तो मुझे पेमेंट ही कितनी करोगे? 70 की करोगे ना। तुम तो मुझे पेमेंट ही कितने की करोगे? 70 की। तो 70 की करोगे तो क्या आपने मुझे पूरी पेमेंट नहीं करी, इस वजह से मैं मतलब आप पूरा क्रेडिट नहीं ले पाएंगे? 10,000 का क्रेडिट वैसे तो आपको लेना ही नहीं है, हमारे केस में तो आपको क्या नहीं लेना, क्रेडिट लेना ही नहीं है ना। आप क्या क्रेडिट लोगे? इस इनपुट सर्विस थोड़ी है आपके लिए, आपको बिजनेस के लिए थोड़ी यूज कर रहे हो मेरी कोचिंग की सर्विस। ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो आपको पूरे 10 का मिलेगा, भले ही आपने मुझे कितने दिए? 70,000 ही दिए, क्योंकि 40 मेरी वजह से आपने कुछ बोलो। मैंने एक किससे बात करी? फॉल वाले से बात करी, बच्चों के साथ मुझे पार्टी करनी थी, 1,10 का उसका बिल था। ठीक है। 1,10 का क्या था? उसका बिल था।
अब उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल था कितने का, 30,000 का, वो मैं जमा करवाया है। उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं जमा करवाया, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका, इस इवेंट के रिलेशन में उसका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा लगेगा, आप मुझे टोटल कितना दे देना, 1,30। तो मैंने कहा ठीक है, 1,10 दे देना, मैं उसको 1,10 दूंगा। और इस इवेंट के रिलेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो उसको ही बियर करना था, लेकिन एक बार किसने पे कर दिया, मैंने पे कर दिया। तो वो मुझे, मैं उसको पेमेंट कितनी करूंगा, 80,000। तो आप क्या बोलोगे, आपने उसको 1,10 नहीं लिए, पूरे नहीं दिए, इसलिए आप पूरा क्रेडिट मत लो। नहीं, मैं 80,000 पेमेंट करूंगा तो भी क्या, क्योंकि मैं 30,000 उसकी ब्याह पर किसी और को कर रहा हूँ, वो सी पॉइंट में लिखा। इसमें सर फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? 1,00,000 जीएसटी उस पर लगा, 10,000। क्या चीज़ नहीं, एक क्वेश्चन था आपको पूछना। मैं इनवॉइस कितने का भेजूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बिल कैसे भेजूंगा कि तुम मुझे कितने रुपए दे दो, 80,000 या 70,000, 1,00,000 में से 30 तुमने वहां पहुंचवा दिया, 70,000। लेकिन जीएसटी कितने का मांगूंगा मैं तुमसे, पूरे 1,00,000 का। तो मैं तुम्हें बिल ऐसे भेजूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 कैसे निकाला मैंने, 70 + 30 जो उसको दिए वो उसका 10%। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनी, 1,00,000। भले ही मैं बिल कितने का भेज रहा हूँ भाई, तुमने मेरे को 1,00,000 देने थे, तुम 30 वहाँ दे आए, तो मैं तो बिल कितना करूँगा, 70। लेकिन जीएसटी लेते समय वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनी, ठीक है। तो ये उसका कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। एक क्वेश्चन था उसमें थोड़ा लास्ट में तो बच्चों ये वाला क्या है, सी पॉइंट, ये समझ गया या नहीं। एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाईज, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो एडिशन करी थी हमने, क्यों करी थी, क्योंकि सप्लायर की लायबिलिटी, मतलब उस सप्लायर कौन था जिससे मैंने हॉल किराए पर लिया था, उसकी लायबिलिटी किसने डिस्चार्ज कर दी, इन रिलेशन टू सप्लाई बीइंग इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, मैंने कर दी। तो मैं तो उसको पेमेंट ऑफ बैलेंस की करूँगा ना, तो मैंने बैलेंस की पेमेंट करी है, तो मैंने पूरी पेमेंट नहीं करी, तो क्या मेरे को पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं, मुझे क्या मिलेगा, पूरा क्रेडिट मिलेगा, पक्का। ये एग्जांपल आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ डेप इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। अगर क्या लिया आपने, डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी। बताओ, मेरे पास बिल आया कितने रुपए का, मैंने कोचिंग के लिए क्या खरीदा, प्रिंटर खरीदा, मान लो कितने रुपए का, 50,000 का, प्लस 10% क्या अलग करके आया, जीएसटी 55,000, ठीक है। अब मैं एंट्री क्या डालूंगा बताओ, दूसरी शीट पर ही जाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, मैंने 50,000 का प्रिंटर खरीदा, 5,000 का क्या लेकर आ गया मैं, इनपुट 55,000। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन है, देख लो। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मैं एंट्री क्या करूँ अकाउंट में, असेट टू बैंक, कितने का, 55,000 का, ठीक है। और मैं फिर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कितने पर लूँगा, फिर मैं 55,000 का, चाहे मैं किसी भी रेट से लूँ, ओवर द पीरियड कितने का डेप ले लूँगा मैं, पूरे 55,000 का। और मुझे जो फीस आई उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू फीस टू जीएसटी पेबल, आउटपुट जीएसटी कितने का, फीस आई 1,20 की, और 12,000 जीएसटी आ गया, और 1,32,000, ठीक है। मेरी फीस, मेरी इनकम तो कितनी है, 1,20, 12,000 क्या है, आउटपुट जीएसटी 1,32। इनपुट मैंने लिया ही नहीं, इनपुट मैंने लिया ही नहीं, तो मैं अगली एंट्री क्या कर दूंगा, जीएसटी आउटपुट टू कैश, कितने का, पक्का, क्योंकि मैं उस पर इनकम टैक्स में क्या ले रहा हूँ, डेप, इसमें कितना है, हाँ ऑप्शन है, तो फिर ले लेना 50 + 5, 1 मिनट बता रुको, 50 + 5, मैंने इस 5,000 पर क्या ले लिया, अगर डैप ले लिया तो फिर मुझे क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या लेना चाहिए वो मैं खुद ही बताऊंगा, आप मत बताओ, लेकिन मैं दोनों ऑप्शन जो है वो बात कर लूँगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, असेट कितने का, 50, असेट कितने की आ गई,
50। उसके बाद में इनपुट टैक्स कितने का, 5। टू बैंक कितने का आ गया, 55,000। टू बैंक कितने का आ गया, 55,000। अगली एंट्री क्या कर दूंगा मैं, बैंक टू सेल्स, सेल्स मतलब फीस, टू बोलो ना जीएसटी आउटपुट कितने का, 1 20 12 और 1 32। अब डैप मैं कितने पर लूँगा, मैंने एसएटी कितने की कैपिटलाइज की है, 50। तो डैप भी मैं इनकम टैक्स में कितने पर लूँगा, 50 पर। बोलो। तो अब मैंने डैप नहीं लिया तो मैं क्या करूँगा, डैप मुझे 50 पर ही मिलेगा ओवर द पीरियड, जो भी रेट है धीरे धीरे। तो अब मैं आउटपुट कितने का, 12,000 का। सारा का सारा पे करना है या इनपुट ले लूँगा, ये इनपुट जो मैंने यहाँ डेबिट किया था वो क्या हो गया, क्रेडिट खत्म हो गया। ये 12 में से 5,000 मेरा इनपुट हो गया और टू बैंक कितने का हो गया, 7 का। तो बच्चों आपके पास ये 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या ले लीजिए, इनकम टैक्स में डैप, इस 5,000 को कैपिटलाइज ही कर लो, एसेट में जोड़ लो, और इनकम टैक्स में क्या ले लो, डैप ले लो पूरे 55 पे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इनपुट ले लो। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या बेटर है, अब बताओ। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में नहीं, हमेशा ही क्या बेटर है, क्रेडिट लेना ही क्या है बेटर। क्रेडिट लेना क्यों बेटर है बताओ मुझे, एक बात बताओ, क्रेडिट लेना क्या बेटर, डेट में फायदा ज़्यादा टाइम स्पेंड मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे। क्या आंसर दे रहे हैं कि डैप क्या मिलेगा, धीरे धीरे 5,000 रुपए का डैप क्या होगा, धीरे धीरे अलग होगा। और क्रेडिट क्या मिल रहा है, हाथों हाथ। ये गलत आंसर है। इसके अलावा देखो, सुनो मेरी बात को, मेरे को कितने रुपए देने थे गवर्नमेंट को, 12,000। क्रेडिट लेने की वजह से कितने देने पड़े, 7। मुझे कितने का फायदा हुआ, 5,000 मेरी जेब में बच गए। क्रेडिट लेने की वजह से मेरी जेब में कितने रुपए बच गए बच्चों, 5। मुझे गवर्नमेंट को देने थे कितने, 12। देने कितने पड़े, 7। तो मैंने क्रेडिट लेके क्या किया, 5,000 रुपये बचाए। अब मैं डैप लेता तो क्या होता, डैप लेता तो इनकम टैक्स में आज नहीं तो कल धीरे धीरे कितने का डैप अलाउ होता, 5,000। 5,000 से मेरी क्या कम होती, इनकम कम होती। इनकम कम होती तो टैक्स कितना कम होता, 5,000 का केवल 30%। ठीक है, धीरे धीरे वाली बात भी सही है तुम्हारी। एक तो इसमें बचत ही कितनी हुई, 1,500, और वो भी कब हुआ, धीरे धीरे। और यहाँ पर बचत कितनी हुई, 5,000, और वो भी कब हुआ, एट वंस। तो क्या बेटर है, क्या लेना बेटर है, इनपुट क्रेडिट लेना बेटर है ना कि डैप। अब तुम बताओ क्या कह रही थी, पहले साल हो जाए, 5वां साल शुरू का ही साल, क्या कह रही थी। इसका ये कहना था कि डैप क्या है, मान लो आपका शुरू का ही साल है तो आपको डैप की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्या था तुम्हारा, छोड़ो फिर इसको, पक्का, चलो ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि डैप लेना ज़्यादा बेटर है, या मतलब ज़्यादा क्या होता है, बेटर में ज़्यादा होता है, डैप लेना बेटर है या बोलो इनपुट। क्यों, क्योंकि इनपुट पूरा उतने रुपए का ही टैक्स बचाएगा। डैप क्या होगा, डैप क्या होगा, डैप क्या होगा बोलो, डैप इनकम को कम करेगा, टैक्स तो उसका कितने परसेंट ही बचेगा, 30%। गवर्नमेंट कोई घाटा नहीं कर रही, इनपुट टैक्स लगा है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। मैंने इनपुट पे किया है, क्यों हटा दे, सीधा तो कैसे हो जाएगा बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। जब रूल है कि मैंने खरीदते समय इनपुट पर टैक्स चुकाया तो मुझे उसका क्या मिलेगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट लेने का है, लेकिन अगर आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो आप क्या लो, डैप ले लो। आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो डैप ले लो। अब बताओ कौन से लोग क्रेडिट नहीं लेंगे, जिनका आउटपुट हो क्या एग्जेम्प्ट, जिनका आउटपुट क्या हो तो फायदा क्या निकले, जिनका आउटपुट क्या हो एग्जेम्प्ट हो, तो वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उनको क्रेडिट की यूटिलिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज। और कौन कैपिटलाइज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स में आगे कुछ चीज़ों पर क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब क्या है कि इन चीज़ों का आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। कुछ ऐसी एसेट्स वो बताएगा कि इनका क्रेडिट लेना ही नहीं, जैसे कार, जैसे बिल्डिंग,
इनके बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विस मान लो, एक तरह से बिल्डिंग तो खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की सर्विस है तो इसका क्रेडिट ही नहीं मिलता आगे। समझ लो कि मेरी फैक्ट्री है, अब इसके कंस्ट्रक्शन में मेरे कितने रुपए लगे, 5 करोड़ रुपए लगे, तो कंस्ट्रक्शन वाला कंस्ट्रक्शन की सर्विस का तो क्या लेगा, जीएसटी लेगा ना। कंस्ट्रक्शन करवाया मैंने, बिल्डिंग मटेरियल ईंटें मैंने खरीदी, मैंने बनी बनाई फैक्ट्री नहीं खरीदी, ये ईंटें खरीदी तो ईंटों पर क्या लग के आया, जीएसटी। कंस्ट्रक्शन की जो सर्विस ली उस पर क्या लग कर आया, जीएसटी। तो आगे हम पढ़ेंगे जीएसटी में कि इन चीज़ों का वो क्या करता है, क्रेडिट ही मना कर देता है। उन्होंने मना ही कर दिया कि क्रेडिट लेना ही नहीं, ब्लॉक क्रेडिट है। क्यों कर दिया मैं आगे बताऊंगा, अभी हम ब्लॉक क्रेडिट में नहीं जा रहे। तो उन्होंने ब्लॉक क्रेडिट का इनका मना ही कर दिया, तो क्रेडिट नहीं मिलोगे तो फिर क्या करोगे, कैपिटलाइज। तो कौन कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज करते हैं, कौन कौन सा इनपुट क्रेडिट कैपिटलाइज करते हैं, कौन से लोग, जिनका क्या है, या तो आउटपुट क्या है, एग्जेम्प्ट है, या क्रेडिट से ही इनकम टैक्स ने क्या कर दिया, मना। और इनकम टैक्स ने क्या, जीएसटी वालों ने मना कर दिया तो आप इनकम टैक्स में डैप ही ले लो। तीसरा क्या होता है, जिसने कॉम्पोजिशन ले लिया वो क्या करेगा, उसको आउटपुट देना ही नहीं तो वो क्या करेगा, ना इनपुट मिलना तो वो क्या कर ले, कैपिटलाइज कर ले। ये सब चीज़ें नहीं आएंगी पेपर में, ये सिर्फ किसको बताने की होती है, क्लाइंट्स को, कि आपका आउटपुट अगर कॉम्पोजिशन में है तो इसका जीएसटी को क्या कर लो, कैपिटलाइज कर लो, जिससे आपको क्या मिले, इनकम टैक्स में तो कुछ फायदा नहीं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर क्या हम ले लिया, इफ डेट क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड। ठीक है, पढ़ लेना सारी कहानी, ये पॉइंट अपने आप से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ये पॉइंट अपने आप से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अब क्या है, 17.5 और ये जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपने आप से करना है अपने आप से, लेकिन अब हम स्टार्ट ही कौन सा कर रहे हैं, 17.5। इसने तो क्या लिख के छोड़ दी, एक लाइन लिख के छोड़ दी, इसमें तो क्या लिख कर छोड़ दी, एक लाइन। ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, देखो ये भी कौन सा लिखा हुआ है, 17 का, तो आगे कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 17। अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे थे, 16। अब याद मत रखना 1 क्या है 2 क्या है, मैं सारा याद करा दूँगा। ठीक है, अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे थे, 17। तो इसने पहले ही कुछ बातें लिख दी, लेकिन मेन बात 17 की कब स्टार्ट हो रही है, आगे। तो अब मैं ब्लॉक क्रेडिट एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा टॉपिक मैं पूरा स्टार्ट कर दूंगा ना, टाइम बहुत लगेगा, और वीडियो ऑलरेडी क्या होगी, लेंदी होगी, थोड़ी बातें करनी। अभी मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, 17.5। ठीक है, कल हम एक जितना होता है उतना ठीक है, बाकी हम कब करेंगे, कल। ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है, इन चीज़ों का आपको क्रेडिट लेना ही नहीं है। कह दिया 100 कह दिया, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। सर क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो। अब जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन सर्विस का, और वो सब चीज़ें इसमें आएगी। क्यों आएगी, देखो एक बात सुनो, एक बिल्डिंग का सीमेंट मटेरियल और कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा 10 करोड़ का क्रेडिट आ जाएगा, और तुम्हारी सेल तो क्या होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, तो तुम्हारा तो कई सालों का ही क्या हो गया, इनपुट आ गया, और तुम्हारा क्रेडिट क्या हो गया, इतना क्रेडिट आ गया कि आपको आउटपुट पर जीएसटी देना ही नहीं है। तो इन्होंने कहा इन चीज़ों पर हम क्या नहीं देंगे, क्रेडिट देंगे ही नहीं, कि इनका इतना बड़ा क्रेडिट आता है। जैसे मोटर व्हीकल है, अब कार है, मैंने कार कितने सालों में खरीदी, 4 साल बढ़ाने के बाद जो मेरे पास सेविंग हुई, उससे मैंने क्या खरीदी, कार। 4 साल की कमाई मैंने सेविंग करी, मतलब खर्चे काट के जो बचा उससे मैंने कार खरीदी। अब मैंने कार खरीद ली, अब इतनी महंगी कार है मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से तो उसका जो क्रेडिट आएगा, अब इतना क्रेडिट आ जाएगा कि अगले 4 साल की सेल में से वापस क्या है, माइनस करवाते रहो तो क्या होगा। अरे समझ रहे हो ना कि एक आदमी ने घर या कार कैसे करता है, सारी कैपिटल एसेट करनी। प्रिंटर का क्या छोड़ना है, एसी का क्या करना, प्रिंटर एसी और ये तो इन्होंने बहुत सारी कैपिटल एसेट, जो महंगी कैपिटल एसेट थी वो छुड़वा दी, क्योंकि इनका क्रेडिट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी ऐसी नहीं है कि खाली कैपिटल एसेट छुड़वाई है, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें और भी छुड़वाई है। तो मैं अभी कैपिटल एसेट की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं और किसी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो मैं फूड बेवरेज वाला पॉइंट बोल रहा हूँ। किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक मिनट रुक जाओ।
देखो बच्चों, किसका क्रेडिट मना कर दिया? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विस। किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? ब्लॉक क्रेडिट का मतलब फूड और बेवरेजेस का। किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? फूड एंड बेवरेजेस का। पहले सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं एक बार? फूड एंड बेवरेज। तो अब मैंने कोचिंग में पार्टी करी, मैं डोमिनोज से क्या ले आया? पिज़्ज़ा ले आया। ठीक है, मैं बच्चों को क्या खिलाया? पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज वाला मुझसे जीएसटी लेगा या नहीं? लेगा वो तो, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं घर पर खाऊं तो वैसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पर्सनल यूज है, बिजनेस के लिए यूज ही नहीं है। लेकिन कोचिंग के लिए भी करूं तो भी नहीं मिलेगा। किसका मना किया होगा? फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि इसकी असलियत जानना ही बहुत क्या हो जाएगी मुझको। तो मेरे पास एक पिज़्ज़ा का बिल है, मैंने क्या ले लिया? उसको क्रेडिट ले लिया। खाया मैंने किसके साथ? वाइफ के साथ। और बोला किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या होगा? कैसे पता लगेगा? समझ रहे? तो फूड बेवरेज का क्रेडिट ही मना है। ठीक है, फूड बेवरेज का मतलब अब पिज़्ज़ा में समझ गए, सोच रहे। अगर मैंने बिस्किट भी मंगवाए तो भी क्या? क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, पीने की चीज़ें। ठीक है, तो मैंने अल्कोहल मंगाया और जीएसटी लग के आया तो उसका क्रेडिट मिलेगा मुझे? हाँ या ना? अल्कोहल पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है ना? किससे मना किया हुआ है? चार्जिंग सेक्शन 9 से। ठीक है, तो फिर बेवरेज में क्या आएगा? कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, समझ लो, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। बहुत सारी कौन सी आ जाएगी? इसके अंदर समोसा आ जाएगा, सोफा आ जाएगा, बहुत सारी। इसमें क्या आएगा? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, टी, ये सब जो आते हैं। तो ये सब चीज़ों पर ये सब चीज़ों पर क्या है? जीएसटी। आप अपने ऑफिस में भी मंगवाते हो फूड बेवरेजेस पर तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो मीन्स नो। ठीक है, इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, फूड एंड बेवरेजेस। पक्का? अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। इसके क्या है एक्सेप्शन? वो क्या एक्सेप्शन? Such goods and or services when used by registered person for making outward taxable supply of same category of goods services क्यों लिख रहा है? इसमें और चीज़ें भी है। ठीक है, इसमें और चीज़ें भी। और एज एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बताओ बच्चों, अगर आप इसको रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, मैंने क्या किया? सुनना ध्यान से। ये कोल्ड ड्रिंक सेल करता है मैन्युफैक्चरर। ये कौन आता है? होलसेलर। ये कौन आता है? होलसेलर। और फिर इससे कौन खरीदता है? समर्थ। कौन खरीदता है इससे? समर्थ। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दूं। हाँ, तो इसने 1 लाख की कोल्ड ड्रिंक बेची, अब 10% जीएसटी मान लो, तो 1,10 का बिल रेज किया किसके ऊपर? इसके ऊपर। होलसेलर ने आगे 1,50 में किसको बेची? समर्थ में। तो होलसेलर कितना 15,000 में से क्या माइनस कर लेगा? 10,000। होलसेलर 15 में से क्या माइनस कर लेगा? 10। क्यों? उसने आगे फर्दर सप्लाई के लिए किया। व्हेन यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, होलसेलर रजिस्टर्ड होगा फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अगर इसने आगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करनी है किसकी? ऑफ सेम कैटेगरी, इसी। ठीक है, तो होलसेलर को क्रेडिट मिल जाएगा। अब समर्थ क्या आगे कोल्ड ड्रिंक बेचता है? नहीं, समर्थ तो क्या है? पढ़ाता है। लेकिन उसने मंगवाई क्यों? उसके बच्चे बेचारे गर्मी में बैठे थे। ठीक है, तो बच्चों की गर्मी दूर करने के लिए हमने क्या मंगवा दी? कोल्ड ड्रिंक। तो हमें क्रेडिट मिलेगा या नहीं? ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है? इससे किसने खरीदा? सिनेमा वाले ने। सिनेमा गए कुछ अरसा हो गया। इससे किसने खरीदा? सिनेमा वाले। और सिनेमा वाला क्या करता है? कॉम्बो बनाता है। एक इधर कोल्ड ड्रिंक, एक इधर पॉपकॉर्न, एक इधर समोसा डाल के कॉम्बो बनाता है। तो ये भी आगे इसको बेच ही रहा है, बट सेम कैटेगरी को ना बेचकर कैसे कर रहा है? कंपोजिट या मिक्स सप्लाई के तौर पर। कंपोजिट और मिक्स तो याद है ना तुम्हें? कंपोजिट में कौन सी रेट लगती है? जो प्रिंसिपल है। और मिक्स में हाईएस्ट वाला। ठीक है, तो ये चाहे कंपोजिट हो चाहे क्या हो, मिक्स्ड हो। अब ये क्या बनता है? नेचुरली बंडल होता है या नहीं होता है, चाहे कंपोजिट हो चाहे मिक्स्ड हो। लेकिन आगे इसको क्या कर रहा है? सेल ही तो कर रहा है। तो क्या है? बोलो ना। इस सिनेमा वाले को भी क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। पक्का? और या फिर क्या हो?
सच गुड्स और सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में अगर मुझे किसी को खाना खिलाना जरूरी है, जैसे कुछ फैक्ट्री एक्ट में लिखता है कि लेबरर को क्या देना जरूरी है, खाना देना जरूरी है, तो तब मुझे मिल जाएगा। तो मुझे फूड बेवरेज का मुझे क्रेडिट मिलेगा क्या? फूड और बेवरेज का बोलो। अब जैसे कोरोना खत्म हुआ और मैंने क्लास कितनी देर की लगाई, 10-10 12-12 घंटे की लगाई, ठीक है, तो मैंने बच्चों को खाना खिला दिया कि 12 घंटे कंटिन्यू भूखे कैसे मरेंगे, तो क्या होगा? क्या मुझे उस खाने का क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, वो मैंने अपनी इच्छा से खिलाया, मेरे को कानून थोड़ी कहता खाना खिला। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब कोरोना के टाइम में बहुत सारे एम्प्लॉयर पर यह बर्डन डाला गया था कि आपको क्या करवाना है, एम्प्लॉइज को खाने भी खिलाने हैं और इंश्योरेंस भी करवाने हैं, तो खाने का क्रेडिट तब मिल जाएगा। उस दौरान जितने भी खाने के बिल थे उन्होंने संभाल के रखे थे और क्या लिए थे? क्रेडिट लिए थे, ये कोरोना वाले टाइम में। और जो अपडेटेड नहीं थे सीए, उनके मन में क्या था कि खाने की चीज़ों का क्रेडिट मिलता ही नहीं है, और उन्होंने अपने क्लाइंट्स के जीएसटी क्या बढ़वा दिया ज़्यादा। लेकिन कोरोना में बहुत सारी फैक्ट्रीज में, और ये गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन डाला था कि आप उन लेबर को क्या खिलाओ? खाना खिलाओ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन डाला था, मैं फैक्ट्री वाला हूँ और मेरे लेबर को मुझे क्या खिलाना पड़ा? खाना खिलाना पड़ा। किस वजह से? मेरी इच्छा से नहीं, मेरे को गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन डाला। तो जितना भी मैंने खाना और जो भी चीज़ें मंगवाई, उन पर जिस पर जीएसटी लग करके आएगा, उन सबका क्रेडिट मुझे लेना था, ठीक है। लेकिन लोग जनरली क्या बनाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम पर क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो लोग क्या बनाकर बैठ जाते हैं, क्रेडिट मिलेगा ही। लेकिन जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तब मिलेगा खाने पीने की चीज़ों का, और कब मिलेगा? जब आपको उसको आगे बेचना है। कैसे? सेम टाइप से या किसी के साथ पैक करके, कंपोजिट या मिक्स्ड के तो, ठीक है। बोलो ना बच्चों, काम। नेक्स्ट क्या है? आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग का मतलब क्या है? मैंने समर्थ का क्या किया? एनुअल फंक्शन किया, तो केटरर्स बुलाए। केटर मतलब खाना भी देंगे और सर्विस भी देंगे, तो उसका भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर क्या है ये वाला केस नहीं है, ठीक है। अगर वापस आ गए, जैसे मेरे पास एक केटरर है, उसके पास काम आ गया बड़ा, तो उसने किसी छोटे केटरर से सर्विस ली, तो वो बड़ा केटरर छोटे केटरर से आई हुई सर्विस का क्या ले लेगा? क्रेडिट, क्योंकि वो आगे वापस किसकी यूज़, उस सर्विस को यूज़ क्यों कर रहा है? आगे केटरिंग के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्कूलों में तुमने देखा है कि वो घूमते रहते हैं, स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तब क्या है, वो मिठाई तो नहीं, वो ऐसे गोचे डाल के उसके अंदर क्या है लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्या स्कूल वाले को? या समर्थ के एनुअल फंक्शन में मैंने क्या ले केटर रखे। केटर का मतलब क्या है? बनाने से लेकर सर्व करने तक की तुम्हारी जिम्मेदारी। फूड का मतलब आप खरीद कर ले आए, फिर हमारे बच्चे एक एक पेटीज बांट देते हैं, और केटरिंग हमारे घर की है सेल्फ। लेकिन बेवरेज केटरिंग का मतलब क्या है कि खाना भी तुम लाओगे और आगे बांटोगे भी तुम। पक्का? बोलो, तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपकी शादी हुई, ठीक है, और आपके पापा ने केटरिंग की सर्विस ली, तो क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ब्लॉक्ड है, इसलिए नहीं। वो तुम्हारे बिजनेस के लिए यूज नहीं था। नालायक, पहली शर्त क्या होनी चाहिए? ये बिजनेस के लिए होनी चाहिए। बिजनेस के लिए नहीं है तो वैसे ही क्रेडिट नहीं। ये सब चीजें क्या है? बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल जो मैं लूँ समर्थ का क्यों लिया मैंने एनुअल फंक्शन का? क्योंकि बिजनेस की बात कर रहा था। आपके घर में शादी है, आप केटर को बुलाते हैं, तो क्रेडिट वैसे ही नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी में क्या था? इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है। तो मान के चलेंगे कि ये सब किसके लिए ली गई है? किसके लिए ली गई है? बिजनेस के लिए। ब्यूटी ट्रीटमेंट, जानते हो ब्यूटी ट्रीटमेंट किस बिजनेस में यूज होता है? नहीं। आपने, अब नाम लो क्या, ले लेता हूँ, मेरे पे कौन सा केस कर देगी। अंजना ओम कश्यप जानते? अंजना ओम कश्यप नहीं जानते? कौन है? आज तक की क्या है? एंकर है। और आजकल क्या है? मीडिया वाले क्या है? लड़कियों को भी बुलाते हैं, ठीक है, एंकर बना कर, ताकि उनकी क्या है टीआरपी और बढ़े, ठीक है। फालतू की बातें होती। लेकिन ये क्या होती है? उतनी स्मार्ट होती नहीं है जितनी क्या टीवी पर दिखती है। पहले ये आते ही अपनी कार लेकर किसमें घुसती है? मेकअप रूम में। फिर उनको क्या है, जब जाती है तब ऐसे लगता है कि कोई मंगती गई है, और वापस आती है तो क्या लगता है? एंकर आई है, ठीक है। अंजना ओम कश्यप क्या केस करेगी मैं, ठीक है, कर दे तो मजे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, लेकिन ये है तो अब समझ रहे हो, मैं अंजना ओम कश्यप की बात नहीं कर रहा, और सभी की बात कर रहा हूँ कि न्यूज़ एंकर और ये सब क्या लेते हैं। तो इनका ब्यूटी ट्रीटमेंट की क्या लेते हैं ये लोग? सर्विस। समझ रहे हो क्या?
प्रोड्यूसर और ये सब क्या लेते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट की क्या लेते हैं, सर्विस। तुम भी ले लो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट की वो क्या लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। अब आज तक तो बिजनेस के लिए ले रहा है ना ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस। अंजना कश्यप को छोड़ो, वो तो बहन जैसी है मेरी, लेकिन क्या है, लेकिन अमिताभ बच्चन केबीसी में बैठता है तो भी क्या होता है, तैयार होकर बैठता है, उसकी झुर्रियाँ पड़ी हुई है। जितने भी है ये जो हम मीडिया पे देखते हैं, ये उतने सुंदर होते नहीं है जितने क्या दिख रहे होते हैं प्रोड्यूसर और या सब जो भी है मूवी में। तो उनका तो बिजनेस की सर्विस है, लेकिन तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अब सारे समझते ही होंगे। सर्जरी करवा दी किसकी, सुधीर चौधरी जानते हो, जी न्यूज पर डीएनए जो आता है उसमें जो बोलने वाला शिक्षक वो कौन है, सुधीर चौधरी, और उसकी वजह से वो चैनल चलता है, ठीक। दूसरी तरफ कौन है, रवीश कुमार किस पर बोलता है, एनडीटीवी। अब ये अपने अपने क्या हिसाब से बोलते हैं, कोई कांग्रेस के बारे में, कोई बीजेपी के बारे में, आपको ऊपर नहीं जाने, लेकिन ये इतने अच्छे क्या एंकर्स है कि इनकी वजह से इनके चैनल चलते हैं। अब ये बूढ़े होते जा रहे हैं तो इनकी क्या करवा दी, सर्जरी। देखो यंग दिखना भी क्या होता है, जरूरी होता है, मानो चलना मानो आज की डेट में। तो इनकी सर्जरी करवा दी तो क्या होगा, किसने करवाई, जी न्यूज वाले ने, कि इसको ठीक करो ताकि ये बोलने में लायक हो, ठीक है। रजत शर्मा जानते हो, आपकी अदालत, वो भी 9 to 10 वेस्ट बोलता है, लेकिन क्या है, उसको देखने वाले थोड़े क्या हो गए, कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि उसके सर के बाल थोड़े क्या हो गए, कम, थोड़े क्या ज़्यादा ही कम हो गए। तो जबकि वो क्या है, सुधीर चौधरी कोट पैंट में आता है और बढ़िया से दिखता है, तो उसको थोड़ी फॉलोइंग क्या ज़्यादा है। कोई बोलते तो अच्छा है ही है तीनों, लेकिन साथ में लुक्स भी मैटर करता है। तो इनके क्या करवा दिए, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवा दी, तो क्या होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसी का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन कोरोना काल में जिन फैक्ट्रीज पर बर्डन डाला गया कि आपको अगर काम करवाना है तो एम्प्लॉइज के क्या करवाओ, हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्रेडिट मिलेगा। कुछ फैक्ट्रीज में जैसे कोल फैक्ट्रीज और में चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, ये बर्डन डाला हुआ है कि आपको अपने एम्प्लॉइज का क्या करवाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, तो भी वो क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या, अरे बोलो, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। तो इन सब चीज़ों का क्रेडिट कब मिलेगा, जब आप इसकी फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हैं, और या फिर क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई। अदरवाइज या फिर क्या है, फर्दर सप्लाई चाहे डायरेक्ट हो चाहे मिक्स कंपोजिट हो, और या फिर क्या है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये एक हॉस्पिटल है। छोटे शहरों में क्या होता है, बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं 2 दिन के लिए, ठीक है, 2 days के लिए, और इधर से ये कस्टमर है, इसकी क्या करवानी है, कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है, इसके बाल उगवाने, टापल पर क्या उगवाने, बाल। तो ये किसके पास गया, इस हॉस्पिटल के पास, इसने इसको बिल बना के दे दिया 1 लाख प्लस 10,000, अब बोला जाओ तुम्हारे बाल उग जाएंगे। तो ये आगे क्रेडिट ले सकता है या नहीं, चाहे बिजनेस के लिए ही ले रहा है तो भी क्रेडिट नहीं ले सकता। लेकिन आगे इस डॉक्टर ने किसको बिल किया, हॉस्पिटल वाले, तो डॉक्टर क्या ले लेगा, क्रेडिट, हॉस्पिटल वाला क्या ले लेगा, क्रेडिट। क्यों ले लेगा, क्योंकि डॉक्टर एम्प्लॉय तो था नहीं जो इसको इससे जीएसटी लेगा नहीं, डॉक्टर इस हॉस्पिटल से क्या लेगा, जीएसटी, ऊपर ऑपरेशन के हिसाब से बिल बनाकर क्या लेगा, जीएसटी। और क्यों लेगा वो, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। इस डॉक्टर ने किसको सर्विस दी, 2 दिन के लिए आया था, ऐसे ये ऐड करता है हॉस्पिटल वाला, फोर्टिस में 2 दिन के लिए एक्सपर्ट आया, वो एक्सपर्ट है। तो ये डॉक्टर जब इसको बिल बनाकर देगा तो हॉस्पिटल वाला जीएसटी ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि वो सेम ही क्या कर रहा है आगे, आउटवर्ड सप्लाई। बोलो, तो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट कौन ले लेंगे, हॉस्पिटल वाले, अगर उन्होंने जिन डॉक्टर से सर्विस लिया, अगर वो उसके एम्प्लॉय नहीं है, और एम्प्लॉय बनाकर ही लिया है, तब तो एम्प्लॉय वैसे ही जीएसटी चार्ज करते ही नहीं। आर यू श्योर? बच्चों आज इतना ही करेंगे बस, थैंक यू सो मच।